किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। किसान और उसका लड़का दिन भर खेत में काम करते और थके हारे शाम के वक्त घर आकर रूखी सोखी खाते और खुदा का शुक्र अदा करके सो जाते। एक दिन किसान का लड़का साबिर रोटी खा रहा था कि एक खूबसूरत परिंदा उसके सहन में आ बैठा। साबिर को ये परिंदा बहुत अच्छा लगा। साबिर ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर परिंदे के सामने डाल दिए। परिंदा जल्दी जल्दी रोटी के उन टुकड़ों को खाने लगा। जब परिंदे ने रोटी के तमाम टुकड़े खा लिए तो साबिर ने एक प्याले में परिंदे के लिए पानी रख दिया। परिंदा पानी पीकर खुशी से पर फड़फड़ाने लगा। साबिर परिंदे को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जब परिंदा उड़ गया और साबिर अपने बाबा के साथ खेत पर जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने अपने हिस्से की सारी रोटी परिंदे को खिला दी और खुद भूखे खेत पर काम करने जा रहे हो। दिन भर भूखे प्यासे किस तरह अपना वक्त गुजारोगे? साबिर हंसकर बोला, माँ जी, मुझे वो परिंदा बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिन से भूखा है। वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझसे रोटी मांग रहा हो। मुझे परिंदे पर रहम आ गया और मैंने अपनी रोटी परिंदे को डाल दी। साबिर की माँ बोली, क्या दिन भर भूखे रहने का इरादा है? साबिर बोला, माँ मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूँ। नन्हा सा मासूम परिंदा भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साबिर की माँ बोली, बेटा तुम बहुत ही नेक और रहम दिल हो। अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। साबिर ने हंसकर कहा, माँ मैंने परिंदे को रोटी इसलिए नहीं डाली थी कि इसका बदला अल्लाह ताला से मांगूंगा। मैंने तो उसे भूखा देखकर रोटी डाली। जो शख्स किसी लालच के तहत कोई नेकी करता है उस नेकी का क्या फायदा? साबिर की माँ बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो। इंसान को नेकी किसी लालच के तहत नहीं करनी चाहिए। हमेशा नेकी करके भूल जाना चाहिए। साबिर हंसता हुआ अपने बाप के साथ खेत की तरफ चल दिया। दिन भर खेत में काम करता रहा और जब शाम को घर लौटा तो माँ ने उसके लिए मीठी रोटियां पका कर रखी थी। मीठी रोटी खाते हुए यकायक साबिर को परिंदे का ख्याल आ गया। साबिर ने एक रोटी परिंदे के लिए उठाकर रख दी। साबिर की माँ ने पूछा, बेटा ये रोटी तुमने क्यों रख छोड़ी है? साबिर बोला, सुबह जब परिंदा आएगा तो मैं उसे मीठी रोटी खिलाऊंगा। वो मीठी रोटी खाकर बहुत खुश होगा। साबिर की माँ हंसकर बोली, बेटा अब परिंदा कहाँ आएगा? ना जाने वो किस जंगल से आया था। भूले भटके वो इधर आ गया था। अब वो रोज रोज इधर क्यों आने लगा? साबिर बोला, माँ मेरा दिल कह रहा है कि मेरा प्यारा प्यारा परिंदा कल सुबह फिर आएगा। साबिर की माँ हंसकर खामोश हो रही। रात को जब साबिर सोने लगा तो उसने अल्लाह मियाँ से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह सुबह मेरे प्यारे परिंदे को भेज दे। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरे दिन साबिर सुबह सवेरे उठ बैठा। साबिर की माँ रोटियां पकाने लगी। साबिर सेहन में बैठा परिंदे का इंतजार करने लगा। यकायक साबिर खुशी से चिल्लाया, माँ मेरा दोस्त आ गया है। परिंदा सेहन में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता साबिर के करीब आ रहा था। जैसे ही परिंदा साबिर के करीब आया, साबिर ने मीठी रोटी के टुकड़े उसके आगे डाल दिए। परिंदा मीठी रोटी के टुकड़े खाकर खुशी से अपने परों को फड़फड़ाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साबिर के बिल्कुल करीब आ गया। साबिर ने हाथ बढ़ाकर परिंदे को पकड़ लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। परिंदा भी चूं चूं करके साबिर की मोहब्बत का जवाब देने लगा। साबिर की माँ हैरान होकर साबिर और परिंदे की दोस्ती को देखती रही। देर तक साबिर परिंदे को प्यार करता रहा, उसे रोटी खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा। परिंदा खुशी से चूं चूं करता रहा। फिर साबिर ने खुद नाश्ता किया। परिंदा साबिर के करीब ही बैठा रहा। जब साबिर खाने से फारिग होकर अपने बाबा के साथ खेतों पर जाने लगा तो उसने परिंदे को प्यार से खुदा हाफिज कहा। परिंदा एक तरफ उड़ गया और साबिर खुश खुश घर से निकलकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। अब साबिर का मामूल बन गया था कि वो रोजाना सुबह खाना खाते हुए परिंदे का इंतजार करता। परिंदा भी ठीक ठाक वक्त पर पहुंच जाता। साबिर खुद भी खाता और परिंदे को भी रोटी खिलाता, पानी पिलाता। साबिर और परिंदे में इतनी दोस्ती हो गई थी कि अगर किसी दिन परिंदा जरा देर से पहुंचता तो साबिर बेचैन हो जाता और अगर कभी परिंदे को साबिर नजर ना आता तो वो चूं चूं का शोर मिचाकर अपनी बेचैनी का इजहार करता। साबिर की माँ और बाबा साबिर और परिंदे की दोस्ती पर हैरान थे। उनकी दोस्ती रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन साबिर परिंदे का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब परिंदा ना आया तो साबिर उदास हो गया। साबिर की माँ ने कहा, बेटा तुम कब तक परिंदे का इंतजार करोगे? रोटी खाकर खेतों पर जाओ। साबिर बोला, माँ
پرندے کے بغیر مجھ سے روٹی نہیں کھائی جائے گی، میں اس کا انتظار کروں گا۔ صابر کی ماں نے کہا، اگر پرندہ نہیں آئے گا تو کیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ صابر بولا، ماں اگر پرندہ نہ آیا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ صابر کی ماں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے تمہارا پرندہ کسی شکاری کے جال میں پھنس کر رہ گیا ہو۔ شکاری جنگل جنگل گھوم پھر کر خوبصورت پرندے پکڑتے ہیں اور پھر انہیں شہر لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ صابر نے رونی صورت بنا کر کہا، ماں ایسا نہ کہو، خدا نہ کرے کہ میرا دوست کسی شکاری کے جال میں پھنس گیا ہو، اگر ایسا ہوا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ صابر کی ماں بولی، بیٹا میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، خدا کرے پرندہ آ جائے، تمہیں اداس دے کر میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں۔ صابر کی اماں نے ابھی بات بھی ختم نہیں کی تھی کہ یکا یک پرندہ صحن میں آ کر گرا اور پھڑ پھڑانے لگا۔ صابر بھاگ کر پرندے کے پاس جا پہنچا اور اسے اٹھا لیا۔ صابر یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ اس کا دوست زخمی تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پرندے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صابر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ صابر نے چلا کر اپنی ماں سے کہا، ماں دیکھو میرا دوست زخمی ہے۔ صابر کی ماں بھی دوڑی ہوئی آئی اور پرندے کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ صابر نے جلدی سے پرندے کا زخم صاف کیا۔ پرندے کے پر زخم آیا تھا۔ صابر نے زخم پر پٹی باندھی اور پھر اسے چوری کھلائی، پانی پلایا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ زخم پر پٹی باندھنے سے پرندے کی تکلیف کم ہو گئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے صابر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صابر پرندے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میرے پیارے دوست، تمہیں کس ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا ہے؟ پرندہ تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ صابر خود ہی کہنے لگا، اگر مجھے اس جانور کا پتہ چل جائے تو میں بھی اسے تیر مار مار کر زخموں سے چور چور کر دوں گا۔ صابر کھیتوں پر جاتے ہوئے پرندے کو بھی ساتھ لیتا گیا اور دن میں کئی مرتبہ اس کا زخم صاف کر کے پٹی باندھی۔ شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف اڑ گیا اور صابر اس کے جلد اچھے ہونے کی دعائیں مانگنے لگا۔ چند دنوں تک صابر کے پاس پرندہ نہ آیا۔ صابر پرندے کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ کبھی وہ سوچتا کہ میرا دوست مر نہ گیا ہو، کبھی وہ سوچتا کہ میرا دوست کسی شکاری کے جال میں نہ پھنس گیا ہو۔ ایک دن صابر کو بہت بے چین دیکھ کر صابر کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا پرندہ زخمی تھا، ہو سکتا ہے اس سے اڑا نہ جاتا ہو، اس لیے وہ تمہارے پاس نہ آ سکا، اگر وہ تندرست ہوتا تو ضرور آتا۔ صابر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ماں کہیں میرا دوست مر تو نہیں گیا؟ صابر کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا پرندے کا زخم تو ایسا نہ تھا جس سے وہ مر جائے۔ صابر آہستہ سے بولا، خدا کرے میرا دوست زندہ ہو۔ کئی ہفتوں کے انتظار کے بعد ایک دن پرندہ صابر کے پاس آیا۔ اس کے چونچ میں ایک بڑا سا موتی تھا۔ پرندے نے صابر کے قریب پہنچ کر چونچ کھولی اور موتی اس کے سامنے گر پڑا۔ صابر نے موتی اٹھا لیا اور پھر اپنی ماں کو آواز دے کر بولا، ماں دیکھو میرا دوست آ گیا ہے اور وہ میرے لیے کیا لایا ہے۔ صابر کی ماں روٹیاں پکاتے ہوئے بولی، صابر بیٹا کیا بات ہے، پرندہ کیا لے کر آیا ہے؟ صابر دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا اور اسے موتی دکھاتے ہوئے کہا، ماں دیکھو پرندہ میرے لیے کتنا بڑا موتی لے کر آیا ہے۔ صابر کی ماں موتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا تھا۔ صابر کی ماں موتی لیے بھاگی بھاگی صابر کے بابا کے پاس گئی اور موتی دکھاتے ہوئے بولی، دیکھو صابر کا دوست پرندہ اس کے لیے یہ موتی لایا ہے۔ صابر کا باپ موتی کو ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتا رہا اور پھر انتہائی خوشی سے چلایا، صابر کی ماں یہ تو بہت ہی قیمتی موتی ہے، پرندے نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ صابر کی ماں بولی، صابر بھی تو پرندے پر جان دیتا ہے، اپنے حصے کی روٹی کھلا کر خوش ہوتا ہے، اس کے انتظار میں بھوکا رہتا ہے۔ جب وہ زخمی ہو گیا تھا تو میرا صابر بھی بے چین رہتا تھا، اس کا بھی پرندے پر کچھ کم احسان نہیں۔ صابر کا باپ بولا، یہ تو ٹھیک ہے کہ صابر نے پرندے کی جان بچائی تھی، وہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن پرندے نے جس طرح احسان کا بدلہ چکایا ہے وہ پرندے ہی کا کام ہے۔ اگر انسان ہوتا تو بھول جاتا کہ کسی نے اس پر احسان کیا ہے، اس کی جان بچائی ہے۔ صابر کی ماں بولی، آج صابر کھیتوں پر اکیلا ہی چلا جائے گا، تم یہ موتی لے کر شہر جاؤ اور کسی جوہری کو یہ موتی دکھاؤ، جو جوہری سب سے زیادہ دام دے اسے دے دینا، اور آتے ہوئے ایک گدھا خرید کر اس پر اناج، کپڑے اور گھر کی ضرورت کا سامان لیتے آنا۔ جب خدا نے دیا ہے تو ہم بھوکے پیاسے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کیوں رہیں؟ صابر کا باپ بولا، ٹھیک ہے، روٹی کھاتے ہی شہر روانہ ہو جاؤں گا، تم صابر کو کھیتوں پر بھیج دینا۔
صابر کا باپ جلدی جلدی روٹی کھا کر شہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ موتی کو کمر میں باندھ کر گھر سے نکلنے لگا تو یکایک اسے خیال آیا کہ کہیں یہ موتی چوری کا نہ ہو۔ بوڑھا کسان گھر کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا۔ بوڑھے کو سوچتا دیکھ کر صابر کی ماں نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ صابر کا بابا مڑ کر بولا، صابر کی ماں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ موتی چوری کا نہ ہو، میں موتی بیچنے شہر جاؤں اور دھر لیا جاؤں۔ صابر کی ماں ہنس کر بولی، تم تو خواہ پریشان ہو رہے ہو، پرندہ کسی کی چوری کیوں کرنے لگا؟ جنگل میں کہیں پڑا ہوگا، وہ اپنے دوست کے لیے اٹھا لایا۔ بس تم اللہ کا نام لے کر شہر جاؤ اور موتی بیچ کر ڈھیر سارا سامان لیتے آؤ۔ صابر کا باپ گھر سے چلتے ہوئے صابر سے بولا، بیٹا میں تو موتی فروخت کرنے شہر جا رہا ہوں، تم کھیتوں پر چلے جانا، دعا کرو کہ تمہارے دوست کا دیا ہوا موتی اچھے داموں بک جائے، پھر تو ہم تمہارے دوست کو روزانہ چوری کھلایا کریں گے، اسے پانی کی بجائے دودھ پلایا کریں گے۔ صابر پرندے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اللہ کرے موتی اچھے داموں بک جائے۔ جب صابر کا بابا گھر سے نکلا تو صابر نے پرندے کو خدا حافظ کہا اور خود بھی کھیتوں کی طرف چل دیا۔ صابر کی ماں بے چینی سے ادھر سے ادھر گھر میں ٹہلنے لگی۔ صابر کا باپ شہر پہنچ کر ایک جوہری کی دکان پر گیا اور اس نے کہا، جناب میرے پاس ایک قیمتی موتی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے کہا، بابا تم وہ موتی ہمیں دکھاؤ، موتی دیکھ کر ہم اس کے دام لگائیں گے۔ صابر کے باپ نے موتی جوہری کے حوالے کر دیا۔ جوہری موتی دیکھ کر حیران رہ گیا، کبھی وہ موتی کو دیکھتا اور کبھی صابر کے باپ کو۔ پھر اس نے بوڑھے کسان کو مخاطب کر کے کہا، بڑے میاں یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کے دام لگا سکوں، تم کسی اور جوہری کو دکھاؤ۔ بوڑھا کسان جب چلنے لگا تو جوہری نے کہا، بابا تم بیٹھو، میں شہر کے تمام بڑے بڑے جوہریوں کو یہیں بلا لیتا ہوں، سب جوہری مل کر تمہارے موتی کی قیمت لگا لیں گے۔ یہ سن کر کسان بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں پرندے کو دعائیں دینے لگا، جس کی وجہ سے ان کے دن پھرنے والے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں شہر کے تمام جوہری اکٹھے ہو گئے اور سب مل کر موتی کی قیمت کا اندازہ لگانے لگے۔ تمام جوہریوں نے مل کر موتی کی قیمت 1000 اشرفی لگائی۔ 1000 اشرفیوں کا نام سن کر بوڑھا کسان خوشی سے کچھ بول نہ سکا۔ جوہریوں نے سمجھا کہ 1000 اشرفی بوڑھے کو منظور نہیں، اس لیے وہ خاموش ہے۔ جوہریوں نے مل کر پھر کہا، بابا اگر یہ دام کم ہے تو 2000 اشرفی لے لو۔ بوڑھا کسان 2000 اشرفیوں کے خیال سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ میں 2000 اشرفیوں کو کہاں کہاں خرچ کروں گا۔ بوڑھے کسان کو خاموش دیکھ کر جوہریوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک جوہری بولا، اس بوڑھے کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اسے قیمت کا اندازہ ہے، یہ کم دام نہیں لے گا۔ سب جوہریوں نے آپس میں فیصلہ کر کے کہا، ہم اس موتی کی 10,000 اشرفیاں دے سکتے ہیں۔ کسان نے جلدی سے کہا، مجھے منظور ہے۔ جوہریوں نے 10,000 اشرفیاں کسان کو دیتے ہوئے کہا، اگر اور بھی موتی تمہارے پاس ہوں تو سیدھے ہمارے پاس آنا، ہم ہر موتی کی 10,000 اشرفیاں دیں گے۔ صابر کے باپ نے چلتے ہوئے کہا، میں اگر آئندہ موتی لے کر شہر آیا تو سیدھا آپ ہی کی دکان پر آؤں گا۔ بوڑھا کسان 10,000 اشرفیاں تھیلی میں ڈال کر ایک دکان پر گیا اور کھانے پینے کا ڈھیر سارا سامان خریدا۔ پھر ایک اور دکان سے اس نے سب کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدے اور پھر تمام سامان گدھے پر لاد کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر جب صابر کھیتوں سے لوٹا تو شام ہو چلی تھی۔ صابر اور اس کی ماں بے چینی سے کسان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صابر کی ماں بولی، ہو سکتا ہے کہ موتی اصلی نہ ہو، ورنہ اب تک تمہارے بابا موتی بیچ کر واپس آ گئے ہوتے۔ صابر بولا، ماں مجھے یقین ہے کہ موتی اصلی ہی ہے، بابا کو شہر سے واپسی پر اس لیے دیر ہو گئی کہ وہ کھانے پینے کا سامان اور کپڑے خرید کر آ رہے ہوں گے، شہر ہمارے گاؤں سے دور بھی تو ہے۔ صابر کی ماں بولی، بیٹا میرا دل دھڑک رہا ہے کیونکہ تمہارے بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ کہیں یہ موتی چوری کا نہ ہو اور وہ موتی بیچتے ہوئے کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اگر ایسا ہوا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ صابر بولا، ماں تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، میرا دل کہتا ہے بابا خیریت سے گھر لوٹ آئیں گے۔ صابر کی ماں بولی، اگر تمہارے بابا خیریت سے گھر لوٹ آئے تو میں صبح تمہارے دوست کو چوری کھلاؤں گی۔ ابھی صابر اور اس کی ماں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بوڑھا کسان گدھے پر سامان لادے خوش خوش گھر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کسان گھر میں داخل ہوا، صابر نے خدا کا شکر ادا کیا اور تینوں نے مل کر گدھے سے سامان اتارا اور کھانے پینے کا سامان اور ڈھیر سارے کپڑے دیکھ کر خوشی سے ان تینوں کا برا حال ہو گیا۔
کسان نے جب ڈھیر ساری اشرفیاں صابر کی ماں کو دیں تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ کسان بولا، صابر کی ماں، جانتی ہو موتی کے کتنے دام ملے؟ صابر کی ماں بولی، مجھے کیا معلوم، تم کتنے میں بیچ آئے ہو؟ کسان بولا، شہر کے جوہریوں نے اس موتی کی قیمت 10,000 اشرفیاں لگائی ہیں، میں صرف 50 اشرفیاں خرچ کر آیا ہوں، باقی سنبھال کر رکھ لو، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ صابر کی ماں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صابر کی ماں نے باقی اشرفیاں ایک صندوق میں رکھ چھوڑی۔ کھانا کھانے کے بعد صابر کا باپ بولا، اب ہمارے دن پھر گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ گاؤں میں اور زمین خرید لوں تاکہ ہم سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں۔ صابر کی ماں بولی، زمین بھی خرید لو اور اس کچے مکان کی جگہ ایک شاندار مکان بنا ڈالو تاکہ سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ صابر کا باپ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، کل ہی میں مزدوروں کو بلا کر اس کچے مکان کی جگہ ایک شاندار مکان تعمیر کرا دوں گا، اس کے ساتھ ہی گاؤں میں زمین خرید لیں گے، کھیتی باڑی کے لیے چند اچھے جانور بھی لے لیں گے۔ رات بھر صابر کی ماں اور صابر پروگرام بناتے رہے۔ صبح ہوتے ہی جب صابر کی ماں کھانا پکانے لگی تو صابر بولا، ماں، آج میرے دوست کے لیے چوری بنانا نہ بھولنا، میرے ننھے دوست نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، میں اس کی خوب خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صابر کی ماں بولی، بیٹا، اب تو میں روز تمہارے ننھے دوست کے لیے چوری بنایا کروں گی، تم بھی کھانا اور اپنے ننھے دوست کو بھی کھلانا۔ ابھی صابر اور اس کی ماں باتیں کر رہے تھے کہ پرندہ آتا دکھائی دیا۔ صابر پرندے کو دیکھ کر خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پرندہ آ کر صابر کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ اس کی چونچ میں آج بھی ایک موتی تھا۔ صابر موتی دیکھ کر چلایا، ماں، میرا دوست آج بھی ایک موتی لے آیا ہے۔ صابر کی ماں بھی خوشی سے چلانے لگی۔ بوڑھا کسان بھی آ گیا۔ سب نے مل کر پرندے کو چوری کھلائی، پانی پلایا۔ جب پرندہ اڑ گیا تو صابر کی ماں نے موتی احتیاط سے سنبھال کر صندوق میں رکھ دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد صابر کا باپ ڈھیر ساری اشرفیاں لے کر گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کے پاس گیا اور اس سے بہت ساری زمین خرید لی۔ زمین خرید کر آتے ہوئے بوڑھا کسان مزدوروں کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ مزدوروں نے کچے مکان کو گرا کر اس کی جگہ ایک شاندار مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ اب پرندے کا معمول بن گیا تھا کہ وہ روز ایک موتی لے کر آتا اور صابر کے حوالے کر کے چوری کھاتا، پانی پیتا اور پھر سے اڑ جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صابر کی ماں کے پاس بے شمار موتی اکٹھے ہو گئے۔ ان کا شاندار محل نما مکان بھی تیار ہو گیا۔ آہستہ آہستہ صابر کے بابا نے گاؤں کی ساری زمین خرید لی۔ بوڑھا کسان معمولی کسان سے بہت بڑا زمیندار بن گیا۔ گاؤں کے لوگ صابر کے باپ کے پاس بے شمار دولت دے کر خسر پھسر کرنے لگے۔ ایک کسان نے صابر کے باپ سے پوچھا، بابا خوشحال، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے تم نے گاؤں کی تمام زمین خرید لی، اتنا شاندار محل بنا لیا؟ خوشحال بولا، بھائی رمضان، خدا جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بس یہی سمجھو کہ میرے خدا نے چھپڑ پھاڑ کر مجھے دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام گاؤں والوں کی مدد کروں، ان کے کچے مکانوں کی جگہ پکے مکان ہوں اور میرے گاؤں والے بھی سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ رمضان خوش ہو کر بولا، بابا، تم تو بہت ہی نیک انسان ہو، دولت مند ہونے کے باوجود تم سب گاؤں والوں کے متعلق سوچ رہے ہو، ورنہ دولت پانے کے بعد انسان مغرور ہو جاتا ہے، بھائی بھی بھائی کو نہیں پوچھتا۔ خوشحال بولا، بھائی، دولت تو آنی جانی چیز ہے، اگر دولت سے میرے گاؤں والوں کا کچھ بھلا ہو سکتا ہو تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تمام گاؤں میں کچے مکانات کی جگہ پکے مکانات کی تعمیر شروع کرا دوں۔ رمضان خوشی سے بولا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ خوشحال بولا، بھائی، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے گاؤں میں نہ تو سکول ہے، نہ بیماروں کے لیے کوئی شفا خانہ۔ گاؤں کی تعمیر مکمل ہوتے ہی سکول کی تعمیر شروع ہو جائے گی، پھر شفا خانہ بھی بن جائے گا تاکہ گاؤں کے بچے پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کا نام روشن کر سکیں۔ گاؤں کے مرد، عورتیں اور بچے بیمار ہوں تو ان کا شفا خانے میں مفت علاج ہو سکے۔ رمضان بولا، خوشحال بھائی، یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، تم نے خوشحال ہوتے ہی سارے گاؤں کو خوشحال بنانے کی سوچی ہے، خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ خوشحال بولا، رمضان بھائی، میں نے غریبی میں آنکھیں کھولیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا غریبی میں گزارا۔ زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ میں غریبوں کے دکھ درد جانتا ہوں، ان کی مصیبتوں کو سمجھتا ہوں، بلکہ اپنے تمام گاؤں والے کے متعلق سوچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گاؤں اور لوگوں کے لیے مثالی گاؤں ثابت ہو اور دوسرے گاؤں میں رہنے والے دولت مند بھی اپنے غریب بھائیوں کے دکھ درد میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔
اگر سب لوگ اسی طرح دوسروں کی تکلیف میں ان کی مدد کریں تو پھر اس دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی رات کو بھوکا نہیں سوئے گا۔ رمضان خوش ہو کر بولا، واہ واہ خوشحال بھائی، تم تو ایک دم بدل گئے۔ خوشحال بولا، بھائی رمضان، میری تو خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دے تو اس کے ساتھ دل بھی دے، تاکہ دولت ملنے کے بعد انسان صرف اپنے متعلق نہ سوچے بلکہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھے۔ میں گاؤں کے لوگوں کو غیر نہیں سمجھتا، وہ سب میرے بھائی ہیں، سب میری بہنیں ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان کے فرد ہیں، میں ان سے کس طرح غافل رہ سکتا ہوں؟ رمضان بولا، خوشحال بھائی، اللہ تعالیٰ تمہیں گاؤں والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ تم نے سوچا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ گاؤں کے لوگوں پر تمہارا احسان ہوگا، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ جب تک یہ گاؤں قائم رہے گا تم زندہ رہو گے اور گاؤں کے لوگ تمہارے گن گاتے رہیں گے۔ خوشحال بولا، بھائی گاؤں والوں پر میرا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ گاؤں والوں کی خدمت کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ رمضان بولا، خوشحال بھائی، میں غریب ہوں، گاؤں والوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، میں محنت مزدوری کر سکتا ہوں، تمہارا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ خوشحال بولا، میں نے جو کچھ سوچا ہے اس کے لیے مجھے کئی ساتھیوں کی ضرورت ہے، میں اکیلا اتنے سارے کام نہیں کر سکتا۔ تم گاؤں کے لوگوں میں سے چند لوگوں کو اکٹھا کر لو تاکہ ان سب کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام سونپا جا سکے۔ دوسرے دن رمضان اپنے ساتھ کام کے چند بوڑھوں اور جوانوں کے لیے خوشحال کے گھر پہنچا۔ خوشحال نے اپنے ساتھیوں سے کہا، گاؤں کے تمام کچے مکانات گرا دیے جائیں اور آج ہی سے ان کی جگہ پکے مکانات کی تعمیر شروع کر دی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں کے تمام کچے مکانات گرا دیے گئے اور سینکڑوں مزدور دن رات نئے مکانات تعمیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ گاؤں میں بے شمار پکے مکانات کی تعمیر کے لیے بے پناہ دولت کی ضرورت تھی۔ خوشحال ڈھیر سارے موتی لے کر شہر کے جوہریوں کے پاس گیا اور انہیں موتی دے کر بولا، یہ موتی تو میں تھوڑے سے لایا ہوں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں اور موتی لے کر آؤں گا۔ جوہریوں نے خوشحال کے پاس ڈھیر سارے موتی دیکھ کر کہا، بابا ہمارے پاس اتنی دولت کہاں کہ تم سے سارے اکٹھے خرید سکیں، تم تھوڑے موتی دے جاؤ، پھر چند مہینوں کے بعد اور موتی دے کر ان کی قیمت لے جانا۔ خوشحال بولا، آپ لوگ جتنے موتی خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں، باقی میں واپس لے جاؤں گا۔ جوہریوں نے تھوڑے سے موتی خرید لیے اور لاکھوں اشرفیاں بوڑھے خوشحال کے حوالے کر دیں۔ خوشحال اشرفیوں کو گدھوں پر لاد کر گاؤں لے آیا اور دن رات گاؤں کی تعمیر کی خود نگرانی کرنے لگا۔ جب گاؤں کی تعمیر مکمل ہو گئی تو گاؤں والے کچے مکانوں کی جگہ خوبصورت پکے مکانات دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب گاؤں والوں کے مشورے سے اس گاؤں کا نام خوشحال کے نام پر خوشحال نگر رکھا۔ جیسے ہی گاؤں کی تعمیر ختم ہوئی، خوشحال نے گاؤں کے بچوں کے لیے مدرسہ بنوایا، شفا خانہ تعمیر کرایا۔ گاؤں کے وہ بچے جو دن بھر بیکار گاؤں کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، اب وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر سکول جانے لگے۔ گاؤں میں ہر طرف رونق ہی رونق نظر آنے لگی۔ جب خوشحال ان بچوں کو سکول جاتے دیکھتا تو اس کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی اور وہ خدا کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صابر اب کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے سکول جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دن صابر سکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کا دوست پرندہ آ کر اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ آج وہ موتی نہیں لایا تھا۔ صابر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر سکول جانے لگا۔ پرندہ اڑ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ صابر نے ہنس کر کہا، کیوں بھائی، تم نہیں چاہتے کہ میں سکول جاؤں، تعلیم حاصل کروں؟ اگر میں سکول نہ گیا تو بابا ناراض ہوں گے، ماسٹر صاحب میری پٹائی کر دیں گے۔ پرندہ چوں چوں کر کے ایک طرف دوڑنے لگا۔ صابر سمجھ گیا کہ پرندہ اسے کسی خاص جگہ لے جانا چاہتا ہے۔ صابر نے پرندے سے کہا، اس وقت تو مجھے سکول جانے دو، کل مجھے چھٹی ہے، تم جہاں کہیں کہو گے تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پرندہ چوں چوں کرتا ہوا اڑ گیا اور صابر سکول کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن صبح صابر ناشتہ کر رہا تھا کہ پرندہ پھر آ گیا۔ صابر نے اسے چوری کھلائی، دودھ پلایا اور پھر کہا، تھوڑی دیر بیٹھو، میں بھی تیار ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خوشحال نے صابر کو پرندے سے باتیں کرتے دیکھ کر پوچھا، بیٹا تم پرندے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ صابر بولا، بابا مجھے معلوم نہیں یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہو آؤں۔ خوشحال بولا، بیٹا ضرور جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا دوست یا اس کا ساتھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تمہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ صابر تیار ہو کر پرندے کے ساتھ چل پڑا۔ پرندہ آگے آگے اڑ رہا تھا، صابر اس کے پیچھے پیچھے۔
घोड़े पर सवार चला जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद एक घने जंगल में पहुंचकर परिंदा रुक गया। साबिर ने भी अपना घोड़ा रोक लिया। परिंदा यकायक उड़ा और उसकी नजरों से गायब हो गया। साबिर एक दरख्त के नीचे बैठा परिंदे का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद परिंदा आया और उसे साथ लिए जंगल में घुसता चला गया। जंगल इंतहाई घना था, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। परिंदा एक गार के सामने जाकर रुका और फिर गार के अंदर चला गया। साबिर भी परिंदे के पीछे गार में जा घुसा। गार में जगह जगह आग जल रही थी। हर तरफ आग की वजह से उजाला फैला हुआ था। आग की रोशनी में साबिर ने गार के कोनों में मोतियों के ढेर देखे। साबिर समझ गया कि उसका दोस्त इसी गार से रोजाना मोती ले जाता है और आज उसने मोतियों के खजाना उसे दिखा दिया है। साबिर ने जल्दी जल्दी मोतियों से कई थैले भर लिए और घोड़े पर रखकर घर की राह ली। साबिर के गार से निकलते ही डाकू भी गार में आ गए। गार के सामने घोड़े के टापों के निशानात देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा, मालूम होता है कि कोई शख्स हमारे खजाने तक घोड़े पर सवार आया है। सरदार और डाकू तेजी से गार में पहुंचे। सरदार मोतियों की एक ढेरी में से बेशुमार मोतियों को कम देखकर गुस्से से बोला, मालूम होता है कि किसी ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। यही वजह है कि आज मोती चोरी हो गए हैं। एक डाकू बोला, अब हमें गार की सख्ती से हिफाजत करनी चाहिए और चोर का खोज लगाकर उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वो दोबारा इधर का रुख न करने पाए। सरदार बोला, तमाम साथी बारी बारी गार पर पहरा दें। जो साथी चोर को पकड़ने में कामयाब हो गया उसे आइंदा लूट के माल में से 2 गुना हिस्सा दिया जाएगा। एक डाकू बोला, इस तरह हमें पहरा देते देखकर चोर भाग जाएगा। हम गार को इसी तरह छोड़कर गार के आसपास छुप जाते हैं। चोर यही समझेगा कि गार खाली है और वो बेधड़क गार में जा घुसेगा। इस तरह हम आसानी से चोर को पकड़ लेंगे। तुम्हारी तजवीज अच्छी है। तमाम साथी इसी तरह छुपकर पहरा दें और चोर को पकड़ लें। जो मोती हमने बादशाहों के खजाने से चुराए थे वो कोई हमसे चुरा कर ले गया है। ये हमारी बेइज्जती है। तुम्हारा सरदार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक डाकू बोला, सरदार मेरा मशवरा मानो तो मैं एक बात कहूँ। सरदार बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो। डाकू बोला, सरदार बेहतर है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ लें और इस गार को छोड़ दें। जो चोर एक बार इस गार में आ सकता है वो दोबारा भी आएगा। सरदार गुस्से से बोला, चोर को हमारी ताकत का इल्म नहीं होगा, अब वो यहाँ नहीं आएगा। डाकू बोला, सरदार चोर चोरी करने से पहले सब कुछ जान लेता है और फिर चोरी करता है। अगर चोर ने ये जानते हुए कि सरदार और उसके बेशुमार साथी गार में रहते हैं फिर भी इस गार का रुख किया तो यकीनन वो ताकतवर होगा। सरदार गुस्से से बोला, मैं अपने साथियों से ऐसी बुज़दिली की बातें सुनना पसंद नहीं करता। मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। सब डाकू यकजुबान होकर बोले, हम सरदार की बेइज्जती नहीं होने देंगे। चोर को पकड़ेंगे या फिर खुद भी जान दे देंगे। साबिर जब मोतियों के भरे हुए थैले लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी माँ और बाबा को परिंदे की कहानी सुनाई तो खुशहाल बोला, बेटा हमारे पास पहले ही बेशुमार मोती मौजूद हैं। शहर के जौहरियों के पास इतनी दौलत नहीं कि वो हमारे मोती खरीद सकें। फिर मोतियों के थैले भर कर लाने से क्या फायदा। साबिर बोला, बाबा परिंदा मुझे मोतियों के गार तक ले गया था, इसलिए 2 थैले भर लाया। अब कभी नहीं जाऊंगा। मालूम होता था कि वो डाकुओं का गार है। खुशहाल बोला, अगर मोती तुम डाकुओं के गार से लाए हो तो ये मोती जरूर किसी बादशाह के खजाने के हैं जहाँ से डाकू ले उड़े। अब आइंदा उधर ना जाना वरना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगे। साबिर बोला, बाबा मैं अब डाकुओं के गार की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे दौलत का लालच नहीं। अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि हम तमाम उम्र सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। खुशहाल बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नसीहत की है कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है और वो इंजाम सोचे बगैर कदम उठाता है। साबिर बोला, बाबा मैं आपका बेटा हूँ, आपका हुक्म नहीं टालूंगा। खुशहाल के गांव में एक बहुत ही लालची शख्स रहता था जिसका नाम दिलावर था। वो खुशहाल को दौलत में खेलते देखकर दिल ही दिल में जलता और इस बात का खोज लगाने की कोशिश करता कि खुशहाल के पास दौलत आखिर कहाँ से आई। खुशहाल एक मामूली किसान से बहुत बड़ा जिम्मेदार कैसे बन गया। दिलावर को इस बात का भी दुख था कि गांव वालों ने खुशहाल की दौलत से मरूब होकर गांव का नाम खुशहाल नगर रखा। दिलावर खुशहाल के दौलतमंद बनने का राज जानने की दिन रात कोशिश करता रहता, लेकिन जब उसे कामयाबी ना हुई तो उसने एक और तरकीब सोची। एक दिन दिलावर ने साबिर की अपने हाथ दावत की और इसकी खूब खातिर तवाज़ो की। खाना खाने के बाद दिलावर इधर उधर की बातें करता रहा।
پھر اس نے صابر سے کہا، بیٹا اللہ تعالیٰ جب دولت دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ خوشحال بھائی کو دولت میں کھیلتے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر دلاور ہنس کر بولا، خوشحال بھائی ہیں بڑے چالاک، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ یہ دولت ان کے ہاتھ کہاں سے لگی۔ صابر ہنس کر بولا، دلاور چچا میرے بابا تو بہت ہی سیدھے ہیں، وہ کیوں چھپانے لگے؟ دلاور بولا، بیٹا میں تو مذاق کر رہا تھا، خوشحال بھائی دولت ملنے کے باوجود پہلے کی ہی طرح ہیں۔ صابر بولا، چچا آپ سے کیا پردہ، ایک پرندہ میرا دوست ہے، میں روز اسے چوری کھلاتا تھا۔ ایک دن وہ زخمی ہو گیا، میں نے اس کا زخم صاف کر کے پٹی کی، وہ میرا اتنا احسان مند ہوا کہ ایک دن میرے لیے ایک بڑا سا موتی لایا، پھر روز وہ موتی لاتا رہا۔ بابا ان موتیوں کو شہر لے جا کر بیچ دیتا اور اس دولت سے گاؤں والوں کی خدمت کرتا۔ دلاور حیران ہو کر بولا، پرندہ یہ موتی کہاں سے لاتا ہوگا؟ صابر بولا، چچا دلاور گھنے جنگل میں ڈاکوؤں کا ایک غار ہے، اس میں موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پرندہ مجھے اس غار میں لے گیا تھا، میں وہاں سے موتیوں کے 2 تھیلے بھر کر لایا تھا۔ جب بابا کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں جنگل میں ڈاکوؤں کے غار میں گیا تھا اور وہاں سے موتی لایا ہوں تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا لالچ بری بلا ہے، تم بھول کر بھی دوبارہ ادھر نہ جانا۔ دلاور بولا، بیٹا بھائی خوشحال ٹھیک ہی کہتے ہیں، ڈاکوؤں کا کیا بھروسہ، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ صابر بولا، چچا میں تو بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ صابر دلاور سے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ صابر کے جاتے ہی دلاور بھی ڈاکوؤں کے غار سے موتیوں کے تھیلے بھر کر لانے کی سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح سویرے دلاور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل دیا، اس کے ساتھ کپڑے کے 2 بڑے تھیلے بھی تھے۔ دلاور گھنے جنگل میں پہنچ کر ڈاکوؤں کا غار تلاش کرنے لگا۔ یکایک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ دلاور گھنی جھاڑیوں میں گھسا اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد 30-40 ڈاکو گھوڑوں پر سوار دلاور کے سامنے سے گزرے۔ جب ڈاکو چلے گئے تو دلاور جھاڑیوں میں سے باہر نکل آیا اور گھوڑوں کے قدموں کے نشانات دیکھتا ہوا ڈاکوؤں کے غار میں جا پہنچا۔ غار میں موتیوں کے ڈھیر دیکھ کر دلاور خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی موتیوں کے 2 تھیلے بھرے اور ان تھیلوں کو گھوڑوں پر لاد کر خوشحال نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر دلاور نے موتیوں سے بھرے تھیلے زمین میں دبا دیے اور اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے دلاور نے دل ہی دل میں سوچا کہ دولت کے بل بوتے پر گاؤں کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر گاؤں کا نام بدل کر دلاور نگر رکھے گا، خوشحال سے زیادہ زمین خرید کر بہت بڑا ذمہ دار بن جائے گا اور پھر گاؤں والے خوشحال کو بھول کر میری عزت کریں گے۔ سوچتے سوچتے یکایک دلاور کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ خوشحال نگر کے ساتھ ایک نیا شہر بسا کر اس کا نام دلاور نگر رکھے۔ جب وہ دلاور نگر میں لوگوں کو مفت مکانات دے گا، کام دھندے کے لیے لوگوں کو دولت ملے گی تو لوگ خود بخود اس کی عزت کریں گے۔ دلاور سوچنے لگا کہ آہستہ آہستہ میں دلاور نگر کو ایک سلطنت میں تبدیل کر کے اس سلطنت کا بادشاہ بن جاؤں گا، دلاور نگر کے لوگ میری رعایا ہوں گے۔ سوچتے سوچتے اسے خیال آیا کہ دلاور نگر بسانے کے لیے اور تھیلے موتی ہونے چاہیے، کیوں نہ میں 8-10 تھیلے اور موتیوں کے بھر لاؤں۔ یہ خیال آتے ہی دلاور بہت خوش ہوا۔ دوسرے ہی دن وہ 8-10 گھوڑے خرید کر ڈاکوؤں کے غار کی طرف چل دیا۔ ڈاکو پہلے ہی چور کے انتظار میں جنگل میں چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دلاور غار میں اندر داخل ہوا، تمام ڈاکو دلاور پر ٹوٹ پڑے اور اسے اتنا مارا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک دن جوہری نے خوشحال سے خریدے ہوئے موتیوں کو خوب اچھی طرح صاف کر کے ایک خوشنما ڈبے میں رکھا اور بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا، جوہری تمہارے پاس کیا ہے؟ جوہری بولا، جہاں پناہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ سلامت کو موتیوں سے لگاؤ ہے، میرے پاس ایسے نایاب موتی ہیں جو صرف بادشاہوں کے پاس ہونے چاہیے۔ بادشاہ بولا، جوہری ہمیں موتیوں سے بے پناہ لگاؤ ہے، ہمارے پاس بڑے قیمتی موتی تھے اور اتنے تھے کہ اگر ہم چاہتے تو ان موتیوں کے عوض ساری دنیا خرید سکتے تھے، لیکن ہمارے خزانے کے محافظوں کی غلطی سے وہ موتی چوری ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے موتیوں کی تلاش میں دنیا کے کونے کونے میں آدمی دوڑائے، لیکن ہمیں ویسے موتی نہ مل سکے۔ جوہری نے کہا، جہاں پناہ یقیناً شاہی خزانے میں ایسے موتی ہوں گے، لیکن میرے پاس جو موتی ہیں وہ بھی آپ جیسے بادشاہوں کے خزانے کی زینت بننے کے لائق ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور مجھے
बेपनाह इनाम देंगे। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारे पास नायाब मोती हुए तो हम उन मोतियों के एवज तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे। जौहरी ने अदब से खुशनुमा डब्बा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया जिसमें 8-10 मोती रखे हुए थे। बादशाह मोतियों को देखते ही चिल्लाया, जौहरी, ये मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए? सच बताओ कि ये मोती तुमने कहाँ से हासिल किए? ये तो हमारे मोती हैं जो शाही खजाने से चोरी हुए थे। जौहरी ये सुनकर घबरा गया, लेकिन संभल कर बोला, जहाँ पनाह, ये मैंने मोती एक शख्स से हजारों अशरफियां देकर खरीदे हैं। बादशाह बोला, क्या तुम उस शख्स को हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, बादशाह सलामत, अगर वो शख्स आ जाए तो मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह बोला, अगर तुम उस शख्स को पेश ना कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जौहरी डर कर कांपने लगा और रोते हुए बोला, जहां पना मैं बेकसूर हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि ये चोरी के मोती हैं तो मैं कभी ना खरीदता, बल्कि चोर को पकड़कर आपकी खिदमत में ले आता। बादशाह बोला, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम उस आदमी को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे हजूर पेश करो, और जब तक तुम चोर को हमारे हवाले नहीं करोगे हम भी यही समझेंगे कि चोर तुम हो। जौहरी रोता हुआ बोला, मुझे चंद हफ्तों की मोहलत दीजिए, मैं उस शख्स को तलाश करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वो शख्स मिल गया मैं उसे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बादशाह बोला, जाओ, हम तुम्हारा 3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जब 3 हफ्ते तक तुम चोर को हमारे हवाले करने में कामयाब ना हो सके तो हम समझ लेंगे कि चोर तुम खुद हो। तमाम मोती जो शाही खजाने से चोरी हुए हैं हम तुमसे वसूल कर लेंगे। जौहरी बादशाह से 3 हफ्ते के अंदर चोर को पेश करने का वादा करके रोता धोता अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें तमाम किस्सा कह सुनाया। तमाम जौहरी ये सुनकर घबरा गए कि मोती चोरी के हैं और शाही खजाने से चुराए गए हैं। एक जौहरी बोला, मगर वो बूढ़ा तो शक्ल से चोर नजर नहीं आता था, सीधा सादा किसान दिखाई दे रहा था। दूसरा जौहरी बोला, हो सकता है चोरी उसका बेटा करता हो और बाप को मोती बेचने के लिए शहर भेजता हो। तीसरा जौहरी बोला, मुझे तो पहले ही शुबा था कि बूढ़ा मोती चुरा कर लाया है। उस गरीब किसान के पास इतने कीमती मोती कैसे आ सकते थे? एक और जौहरी बोला, शायद इसी वजह से तुमने मोती नहीं खरीदे थे। अगर तुम्हें शको शुबा था तो हमें भी बता दिया होता, हम भी इस मुसीबत से बच जाते। बड़ा जौहरी बोला, ये वक्त बहस करने का नहीं है, हम सब मिलकर ही इस मुसीबत का हल ढूंढ सकते हैं। एक जौहरी बोला, वो किस तरह? बड़े जौहरी ने कहा, हम सब मिलकर उस बूढ़े को तलाश करते हैं। जैसे ही वो हमें मिल जाए हम उसे बादशाह के हवाले करके अपनी जान बचा सकते हैं, वरना बादशाह हम सबको फांसी दे देगा। एक जौहरी बोला, हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? ना तो उसके नाम का पता है और ना गांव का। बड़ा जौहरी बोला, अगर वो चोर होता तो बाजार में मोती बेचने बार बार ना आता। चोर इस तरह सौदा नहीं करते, वो तो चुपके से माल देकर खामोशी से माल जेब में डालकर चलते बनते हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सुबह से शाम तक जौहरी बाजार में आने वाले लोगों को घूर घूर कर देखते, लेकिन उन्हें बूढ़ा नजर ना आता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और बड़े जौहरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब 3 हफ्ते गुजरने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और बूढ़ा किसान आता दिखाई ना दिया तो बड़े जौहरी ने एक गरीब आदमी को लालच देकर बादशाह के दरबार में जाने पर रजामंद कर लिया। जौहरी गरीब आदमी के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से बोला, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ लाया हूँ, आप इससे अपने कीमती मोतियों के मुतालिक पूछ सकते हैं। गरीब आदमी बोला, भाई क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे ये कह कर लाए थे कि तुम मुझे बादशाह के दरबार में मुलाजमत दिलाओगे। बादशाह तुम्हारा दोस्त है और अब तुम कह रहे हो कि मैं चोर हूँ। जौहरी बोला, जहां पनाह, आपका मेरा वादा पूरा हो गया। ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए अपने जुर्म से इनकार कर रहा है। ये शख्स बता सकता है कि शाही खजाने से चुराए हुए बाकी मोती कहाँ हैं। अगर आपने इसे छोड़ दिया या इसकी जान बख्श दी तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। बादशाह बोला, तुम जा सकते हो। जौहरी ने अपनी जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और तेजी से बादशाह के दरबार से निकल गया। जौहरी के जाते ही बादशाह ने गरीब आदमी से पूछा, सच सच बताओ कि तुमने मेरे खजाने से मोती क्यों चुराए? गरीब आदमी हैरान होकर बोला, जहां पनाह, मैंने ना तो आपके खजाने से मोती चुराए और ना मोतियों के मुतालिक मुझे इल्म है। मुझे तो वो शख्स ये कहकर शाही दरबार में लाया था कि वो मुझे शाही फौज में मुलाजमत दिलाएगा। जहां पनाह, मैं बेकसूर हूँ। बादशाह ने गरजते हुए पूछा, क्या जौहरी ने हमें धोखा दिया है? गरीब आदमी ने अदब से जवाब दिया,
बादशाह सलामत, ये तो मुझे मालूम नहीं। जो सच्ची बात थी मैंने आपको बता दी। अगर अब भी आप मुझे चोर समझते हैं तो फांसी पर लटका दीजिए। बादशाह ने शाही फौज के सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसी वक्त जाकर जौहरी को गिरफ्तार करके लाओ, हम उसे धोखेबाजी की सजा देंगे। शाही फौज के सिपाही जब जौहरी की दुकान के करीब पहुंचे तो सिपाहियों को अपनी दुकान की तरफ बढ़ते देखकर जौहरी की जान निकल गई और वो दुकान के दूसरे दरवाजे से निकल भागा। शाही फौज के सिपाहियों ने दुकान में जौहरी को ना पाकर दुकान के एक मुलाजिम से पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? मुलाजिम बोला, थोड़ी देर पहले तक दुकान में थे, ना मालूम अब वो कहाँ गए हैं। सिपाहियों ने जौहरी के घर का पता पूछा और उसके घर जा पहुंचे। जौहरी डरकर मकान के एक कमरे में छुपा हुआ था। जौहरी ने फौज के अफसरों और सिपाहियों को तरह तरह के लालच दिए, लेकिन शाही फौज के सिपाही जौहरी को गिरफ्तार करके बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। जौहरी को देखते ही बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमने एक गरीब आदमी को चोर कहकर हमें धोखा क्यों दिया? जौहरी ने रोते हुए कहा, जहां पना, मैंने डरकर ऐसा किया था, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने जौहरी को डांट कर कहा, अगर तुम चोर नहीं थे तो फिर डरने की क्या जरूरत थी? जिस शख्स को तुम चोर कह रहे थे ना तो वो शख्स हमसे डरा और ना उसने झूठ बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। जौहरी बोला, बादशाह सलामत, मैं रहम की भीख मांगता हूँ। बादशाह बोला, जौहरी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए, हम तुम्हें धोखा देने झूठ बोलने के जुर्म में सजा देंगे। जौहरी सजा का नाम सुनते ही मारे खौफ के कांपने लगा। बादशाह ने अपने वजीर को मुखातिब करके कहा, इस गरीब आदमी को फौज में रख लो और जौहरी को फांसी दे दो। जौहरी चिल्ला कर बोला, जहां पनाह का इकबाल बुलंद, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरी जान बख्शी कर दीजिए ताकि मैं तमाम उम्र आपकी रहम दिली और सखावत के गुण गाता रहूं। बादशाह बोला, हम तुम्हें फिर 1 महीने की मोहलत देते हैं, अगर तुमने इस अरसे में चोर को हमारे हवाले ना किया तो फिर हम तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे। जौहरी बादशाह से वादा करके अपनी दुकान पर चला आया और दूसरे जौहरियों को बुलाकर कहा, हमें उस बूढ़े का पता करना चाहिए। इस मर्तबा तो मेरी जान बच गई, दूसरी मर्तबा बादशाह माफ नहीं करेगा। दूसरा जौहरी बोला, तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। मोतियों के एवज जो हजारों शर्फियां हमने बूढ़े को दी हैं उसका तो हमें दुख नहीं, लेकिन जान का हर वक्त डर रहता है। अभी जौहरी आपस में बातें कर रहे थे कि खुशहाल मोतियों की थैली लिए आता दिखाई दिया। जौहरी खुशहाल को आता देखकर उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, खुदा ने हमारी सुन ली, अब बादशाह जाने और ये कमबख्त बूढ़ा जिसने हमें मुसीबत में फंसा दिया था। खुशहाल दुकान में दाखिल हुआ तो बड़ा जौहरी बोला, बाबा तुम बहुत खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खुशहाल बोला, आप लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? जौहरी बोला, बादशाह सलामत को तुम्हारे मोती बहुत पसंद आए हैं। बादशाह सलामत कह रहे थे कि तुम्हारे पास जितने मोती हैं वो तुम्हें अच्छे दाम देकर खरीद लेंगे। खुशहाल बोला, भाई बादशाहों से मुझे वैसे ही डर आता है, कहते हैं अगर वो खुश हों तो सोने चांदी में तोल देते हैं और अगर नाराज हों तो फांसी पर लटका देते हैं। जौहरी खुशहाल को मनाते हुए बोला, बाबा हमारे बादशाह सलामत तो बहुत नेक, रहम दिल और सखी हैं, तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगे और वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। खुशहाल बोला, भाई अगर आप मोती खरीदना नहीं चाहते तो फिर मैं और कभी आ जाऊंगा। जौहरी खुशहाल को उठते देकर बोला, बाबा बादशाह सलामत ने यह हुक्म दे रखा है कि अब कोई जौहरी मोती ना खरीदे, तमाम मोती बादशाह सलामत खरीदेंगे, इसलिए हम तुम्हें बादशाह के दरबार में ले जाना चाहते हैं। खुशहाल बोला, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ बादशाह के दरबार में चलने के लिए तैयार हूँ। जौहरी खुशहाल को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, जहां पनाह, ये है वो शख्स जिसे हमने मोती खरीदे थे। बादशाह ने खुशहाल से पूछा, क्या जौहरी ठीक कह रहा है? खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, ये सच कह रहा है, मैंने इस शख्स के हाथ मोती बेचे थे और आज भी एक थैली भरकर मोती लाया था, लेकिन इस शख्स ने कहा बादशाह सलामत ने हुक्म दिया है कि कोई जौहरी मोती ना खरीदे, बादशाह सलामत खुद तमाम मोती खरीदेंगे। बादशाह ने खुशहाल से पूछा, ये मोती तुम्हें कहाँ से हाथ आए? खुशहाल बोला, जहाँ पनाह, जब खुदा देने पर आता है तो मुझ जैसे गरीब किसान को इंतहाई दौलतमंद बना देता है। बस यही समझ लीजिए कि मुझ पर अल्लाह ताला ने करम किया है। बादशाह गुस्से से गरज कर बोला, हम पूछ रहे हैं कि ये मोती तुम्हें कहाँ से मिले? खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, जौहरी ने तो मुझे ये बताया था कि हमारे बादशाह नहायत नेक, रहम दिल और सखी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैंने शाही खजाने से मोती चुरा लिए हों। बादशाह बोला, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। खुशहाल बोला, अगर मैं चालाक होता तो इन जौहरियों के कहने पर अमल ना करता,
बादशाह बोला, तुम्हें ये बताना होगा कि ये मोती तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं। खुशहाल बोला, क्या ये बताना ज़रूरी है। बादशाह बोला, हाँ, हम ये जान कर रहेंगे। खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बादशाह बोला, सच सच बताओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खुशहाल ने बादशाह को मोतियों के हाथ आने की पूरी दास्तान कह सुनाई। बादशाह बोला, क्या तुम उन डाकुओं का ठिकाना जानते हो। खुशहाल बोला, जहां पना, मैं तो डाकुओं का ठिकाना नहीं जानता। हाँ, मेरा लड़का डाकुओं का ठिकाना जानता है। वही डाकुओं के गार से मोतियों के थैले भरकर लाया था। बादशाह ने खुशहाल से कहा, बाबा हमें माफ कर दो, हमारी सख्त बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। कल तुम्हें अपने लड़के को लेकर दरबार में आना है। हम अपनी फौज का एक दस्ता तुम्हारे लड़के के साथ भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। खुशहाल घर पहुंचा और साबिर से कहा, बेटा, हमारे पास जो मोती थे वो शाही खजाने से चोरी किए हुए थे। आज जब मैं मोती बेचने शहर गया तो जौहरी मुझे अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और बादशाह से कहा, जहां पना, चोर हाजिर है। साबिर गुस्से से बोला, जौहरी को ये जुर्रत कैसे हुई। खुशहाल बोला, बादशाह ने जौहरी को हुक्म दिया था कि जब भी कोई मोती बेचने उसके पास आए उसे दरबार में ले आना। साबिर बोला, फिर बादशाह ने क्या कहा। खुशहाल बोला, बेटा, बादशाह ने कहा है कल तुम अपने लड़के को लेकर दरबार में आना। हम तुम्हारे लड़के के साथ फौज का एक दस्ता भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। साबिर ने पूछा, आपने क्या कहा। खुशहाल बोला, मैं बादशाह से वादा कर आया हूँ कि कल तुम्हें साथ लेकर दरबार में पहुंच जाऊंगा। कल सुबह तुम मेरे साथ दरबार में चलना। बादशाह का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। साबिर बोला, आपने वादा कर लिया है, इसलिए कल सुबह मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मैं बादशाह के दरबार में कभी ना जाता। दूसरे दिन खुशहाल साबिर को लिए बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने फौज के सिपा सलार से कहा, इस लड़के के साथ शाही फौज का दस्ता भेजकर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाओ और उन तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लो जो हमारे खजाने से मोती चुरा कर ले गए हैं। सिपा सलार ने साबिर के साथ फौज का एक दस्ता डाकुओं के ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया। साबिर शाही फौज के सिपाहियों के साथ जंगल में डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा। साबिर ने फौज के सिपाहियों को डाकुओं का गार दिखाते हुए कहा, यह है वो गार जिसमें शाही खजाने से चुराए हुए मोती मौजूद हैं। साबिर एक दरख्त पर छुप कर बैठ गया और शाही फौज के सिपाही गार के अंदर जा घुसे। तमाम डाकू गार से बाहर छुपे हुए थे। जैसे ही शाही फौज के सिपाही गार में दाखिल हुए, डाकू चारों तरफ से निकलकर गार में पहुंचे और शाही फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। साबिर ये देखकर चुपके से वहां से खिसक गया और सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह से कहा, जहां पना, डाकुओं ने शाही फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। बादशाह ने गुस्से से सिपा सलार से कहा, डाकुओं ने शाही फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है, हम उन डाकुओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वजीर बोला, जहां पना, डाकू ये जुर्रत नहीं कर सकते, यकीनन ये शरारत इसी लड़के की है। साबिर बोला, बादशाह सलामत, वजीर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरा डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर बोला, अगर तुम्हारा डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर डाकुओं को शाही फौज के सिपाहियों के आने की किस तरह खबर हुई। साबिर बोला, रास्ते में मुझे अपने गांव के एक लालची आदमी दिलावर की लाश भी नजर आई। उसने मुझसे पूछा था कि दौलत तुम्हारे हाथ कैसे लगी। मैंने उसे बताया था कि ये दौलत हमें डाकुओं की गार से मिली है। शायद दिलावर लालच में आकर डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा। डाकुओं ने उसे मौत के घाट उतार दिया और लालच में दिलावर अपनी जान से हाथ धो बैठा। वजीर बोला, जहां पना, ये फर्जी कहानी सुनाकर अपने आप को बचाना चाहता है। साबिर बोला, जहां पना, अपने वजीर से कहिए कि मुझ पर इल्जाम ना लगाए। वजीर बोला, जहां पना, तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि डाकुओं को शाही फौज के आने की इत्तला कैसे हुई। साबिर बोला, बादशाह सलामत, मैं यही कह रहा था कि डाकू दिलावर के वहां पहुंचने से मोहतात हो गए थे। वो जंगल में पहुंचकर गार की निगरानी कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि दिलावर के अलावा भी और किसी शख्स को उनके ठिकाने का इल्म है और वो मोती चुराने किसी न किसी दिन जरूर आएगा। जब शाही फौज के सिपाही गार में दाखिल हुए, डाकू जंगल से निकलकर गार में पहुंचे और सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। वजीर हंसकर बोला, तुम भी तो सिपाहियों के साथ गए थे, फिर तुम डाकुओं के हाथों कैसे बच गए। साबिर बोला, जब शाही फौज के सिपाही गार में दाखिल हुए थे तो मैं एक दरख्त पर छुपकर सिपाहियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। जब डाकू जंगल से निकलकर गार में पहुंचे और गार में से सिपाही ना निकले
तो मैं समझ गया था कि डाकुओं ने सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया होगा, क्योंकि डाकुओं की तादाद सिपाहियों से ज्यादा न थी। वजीर बोला, बादशाह सलामत, मुझे यकीन है कि ये लड़का डाकुओं से मिला हुआ है। बादशाह बोला, हमें इस लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं। अगर ये डाकुओं का साथी होता तो हमें डाकुओं का ठिकाना न बताता। जो कुछ इस लड़के ने कहा है, हमें उसकी बात पर यकीन है। बादशाह फिर साबिर से मुखातिब होकर बोला, अगर तुम डाकुओं को गिरफ्तार कराने में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें बेशुमार दौलत देंगे। साबिर बोला, जहां पना, अब फौज का एक बड़ा दस्ता मेरे साथ रवाना कर दें। मैं शाही फौज के सिपाहियों को भी आज़ाद करा लाऊंगा और डाकुओं को भी गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। बादशाह ने सिपा सलार से कहा, 500 सिपाहियों का एक दस्ता इस लड़के के साथ रवाना कर दो। सिपा सलार ने उसी वक्त फौज के 500 सिपाही साबिर के साथ रवाना कर दिए। साबिर शाही फौज के सिपाहियों को लिए डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा। गार के पास पहुंचकर साबिर ने तमाम सिपाहियों को गार में इधर उधर छुप जाने का हुक्म दिया। शाही फौज के सिपाही गार में छुप गए। साबिर भी गार के एक कोने में छुपा डाकुओं का इंतजार करने लगा। दिन गुजर गया। जैसे ही शाम होने लगी, यकायक डाकू गार में दाखिल हुए, लेकिन शाही फौज के सिपाही उन्हें नजर न आए। एक डाकू सरदार से बोला, सरदार, मैंने खुद अपनी आंखों से बेशुमार सिपाहियों को गार में दाखिल होते देखा था। सरदार गरजदार आवाज में बोला, फिर वो कहाँ गए? डाकू बोला, मैं खुद हैरान हूँ। सरदार बोला, हो सकता है वो गार से निकलकर जंगल में जा छुपे हों। डाकू बोला, मैं गार की मुसलसल निगरानी कर रहा हूँ। सिपाहियों को गार में दाखिल होते देखा, लेकिन निकलते नहीं देखा। सरदार गरज कर बोला, आखिर ये सारे सिपाही कहाँ चले गए? क्या जमीन खा गई? डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, सिपाहियों को तलाश करके उन्हें कत्ल कर दो और उनकी लाशों को गार के दरवाजे पर लटका दो, ताकि जो भी गार का रुख करे वो उन्हें देखकर गार में दाखिल होने की जुर्रत ना कर सके। एक डाकू बोला, सरदार, हमें फौरन ये ठिकाना तब्दील कर लेना चाहिए। हमारी जानें और हमारी दौलत महफूज नहीं। सरदार बोला, तुम मुझे बुज़दिल मालूम होते हो कि अब हम ठिकाने ही बदलते रहेंगे। एक और डाकू बोला, सरदार, इसी में हमारी बेहतरी है। मेरे साथी ने सही मशवरा दिया है। सरदार बोला, पहले सिपाहियों को तलाश करो, फिर ठिकाना तब्दील करने के मुतालिक सोचेंगे। इससे महफूज जगह हमें और कहीं नहीं मिल सकती। डाकू बोला, सरदार, ये जगह कभी महफूज थी, लेकिन अब तो ये जगह महफूज नहीं रही। जो शख्स इस घने और खतरनाक जंगल में पहुंच सकता है, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। डाकुओं का सरदार बोला, पहले सिपाहियों को तलाश करो, फिर तुम्हारी तजवीज पर गौर करेंगे। डाकू गार में सिपाहियों को तलाश करने लगे। गार बहुत बड़ा था। गार के दूसरे सिरे पर एक तंग और तारीक रास्ता था। साबिर ने शाही फौज के तमाम सिपाहियों से कहा, तुम सब इस रास्ते से बाहर निकल जाओ। जब डाकू हमें तलाश करते हुए इधर आएंगे तो एक एक डाकू को गिरफ्तार करके इस रास्ते से बाहर ले जाओ। जब तमाम डाकू गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर हम मोतियों को थैलों में भरकर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करेंगे। साबिर और चंद सिपाही गार में रहे और बाकी तमाम सिपाही गार के तंग रास्ते से बाहर निकल गए। चूंकि इस रास्ते का डाकुओं को इल्म नहीं था, एक एक दो दो डाकू शाही फौज के सिपाहियों की तलाश में उधर आए और साबिर अपने साथियों की मदद से गिरफ्तार करके उन्हें बाहर भेजता रहा। थोड़ी ही देर बाद तमाम डाकू गिरफ्तार हो गए। जब सरदार और उसका सिर्फ एक साथी रह गया तो सरदार ने अपने साथी से कहा, मालूम होता है कि हमारे साथी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। हमें मोतियों का खजाना घोड़ों पर लादकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए। सरदार और उसके साथी ने जल्दी जल्दी मोतियों को थैलों में भरकर घोड़ों पर लादा और चुपके से गार से निकल गए। साबिर देर तक डाकुओं के सरदार का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो ना आया तो साबिर ने फौज के सिपाहियों से कहा, मालूम होता है सरदार भाग निकला है। आओ हम मोतियों का खजाना थैलों में भरकर बादशाह सलामत की खिदमत में ले जाएं। साबिर सिपाहियों को लिए गार में दाखिल हुआ और गार का कोना कोना छान मारा, लेकिन मोती कहीं नजर ना आए। साबिर अफसोस करता हुआ बोला, सरदार और उसके चंद साथी हमसे बचकर निकल गए हैं और जाते हुए मोतियों का खजाना भी ले गए हैं। साबिर गिरफ्तार होने वाले डाकुओं को लिए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, जहां पना, मैं डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन उनका सरदार और उसके चंद साथी भाग निकलने में कामयाब हो गए और जाते हुए तमाम मोती भी अपने साथ ले गए हैं। बादशाह बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। वजीर बादशाह को भड़काता हुआ बोला,
जहां पना, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि आप इस लड़के की बातों पर एतबार ना करें। ये आपको धोखा देकर अपने सरदार और मोतियों को बचाना चाहता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बादशाह बोला, वजीर, तुम खामखा इस लड़के की मुखालफत कर रहे हो। सरदार हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, उसके बेशुमार साथी तो पकड़े गए। वजीर बोला, बादशाह सलामत, इन डाकुओं को गिरफ्तार करने का कोई फायदा नहीं। ये तो सरदार के हुक्म पर नाचने वाले लोग हैं। ना तो उन्हें मोतियों के मुतालिक कुछ इल्म होगा और ना ये सरदार के ठिकाने के मुतालिक कुछ जानते होंगे। बादशाह ने वजीर की बात को नजरअंदाज करके सिपा सालार को हुक्म दिया कि इन तमाम डाकुओं को फांसी पर लटका दो। फिर बादशाह ने साबिर से मुखातिब होकर कहा, तुम सरदार और हमारे गिरफ्तार शुदा सिपाहियों का पता लगाओ। साबिर बोला, जहां पना, मैं कोशिश करूंगा कि डाकुओं का सरदार भी मिल जाए और आपके खजाने से चुराए हुए मोती भी। डाकुओं ने रोते हुए कहा, जहां पना, हम पर रहम कीजिए, हम बेकसूर हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, तुम लुटेरों पर रहम किया जाए। तुम लोगों ने शाही खजाने पर डाका डाला, हमारा खजाना लूट लिया। तुम जालिमों ने हमारी रियाया का सुकून और चैन हराम कर रखा है। तुम रहम के काबिल नहीं हो। डाकुओं ने कहा, बादशाह सलामत, हम गरीब आदमी थे, फाकों से हमारा बुरा हाल था। सरदार ने हमें लालच देकर हमें गलत रास्ते पर लगाया, हमें डाकू बनने पर मजबूर किया। सजा का मुस्तहिक तो सरदार है, जिसने हमारी मजबूरी से फायदा उठाकर हमें बुराई की राह दिखाई। हम पर रहम कीजिए, हम वादा करते हैं कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डाका नहीं डालेंगे। बादशाह ने कहा, नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम लोगों ने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। साबिर ने कहा, जहां पना, अगर ये लोग अब नेक बनना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए, ताकि ये लोग सीधे रास्ते पर चल पड़ें। अगर उन्होंने फिर कोई गलती की तो बेशक आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। सजा देने से मुआफ कर देना बेहतर है। वजीर मुस्कुराकर बोला, जहां पना, ये लड़का बहुत चालाक है। पहले उसने सरदार और उसके चंद साथियों को भाग जाने का मौका दिया और अब इन डाकुओं को भी आजाद कराना चाहता है। अगर ये डाकू हैं तो उन्हें फांसी पर जरूर लटकाना चाहिए, ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो सके। साबिर ने वजीर को मुखातिब करके कहा, वजीर जी, मैं अब तक महज बादशाह सलामत की वजह से खामोश रहा और आप मुझ पर मुसलसल इल्जाम लगाते रहे। मुझे तो शुबा है कि शाही खजाने से मोतियों की चोरी में आपका भी हाथ है। आप डाकुओं से मिले हुए हैं। वजीर चीख कर बोला, जहां पना, इस गुस्ताख लड़के से कहिए कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं इसे ऐसा मजा चिखाऊंगा कि ये सारी शेखी भूल जाएगा। बादशाह वजीर को डांट कर बोला, तुम भी तो साबिर पर इल्जाम लगा रहे थे। जब उसने तुम्हारे मुतालिक शुबा जाहिर किया तो तुम घबरा क्यों गए? वजीर बोला, बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना वफादार नौकर हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि इस लड़के के मुतालिक मुझे सब कुछ इल्म है कि ये लड़का कौन है। बादशाह बोला, हम बादशाह हैं और लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं। बादशाह साबिर से मुखातिब होकर बोला, साबिर, हम तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ किए देते हैं, लेकिन इसके साथ हम इन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये अच्छे आदमी बनकर रहे तो हम इन्हें इनाम देंगे, और अगर उन्होंने फिर गलती की तो फिर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। एक डाकू बोला, जहां पना, आप हमें इजाजत दें तो हम सरदार को खुद गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी इल्म है। वजीर बोला, जहां पना, इन्हें आजाद ना कीजिए, इन डाकुओं का कोई भरोसा नहीं। साबिर बोला, बादशाह सलामत, जब आप उन्हें मुआफ कर चुके हैं तो इस बात का मौका दीजिए। एक डाकू बोला, बादशाह सलामत, ये ठीक कह रहे हैं। सरदार हमें अपना साथी समझेगा और हमें देखकर खुश होगा। हम उसे धोखा देकर आपके दरबार में लाएंगे और इस तरह उसे गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। बादशाह ने साबिर से पूछा, क्या तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन है? साबिर बोला, जहां पना, हमें इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। इंसान को भटकते देर नहीं लगती, और जो इंसान राह रास्त पर आना चाहे उसे भी देर नहीं लगती। हो सकता है ये जो कुछ कह रहे हों अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएं। बादशाह ने डाकुओं से पूछा, तुम में से कौन कौन शख्स डाकुओं के सरदार को गिरफ्तार करने जाना चाहता है? 8-10 डाकू बोले, हम सरदार को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में ले आएंगे। बादशाह ने उन डाकुओं को जाने की इजाजत दे दी। उन्हें एक एक घोड़ा और खाने पीने का सामान भी दिया। डाकू घोड़े दौड़ाते हुए सरदार के दूसरे ठिकाने पर जा पहुंचे। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर डाकुओं का सरदार और उसका साथी गार से बाहर निकल आया। अपने साथियों को आता देखकर सरदार बहुत खुश हुआ। डाकू गार के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतर पड़े।
सरदार ने अपने साथियों से पूछा, सुनाओ, तुम शाही फौज से किस तरह बचकर निकल आए? एक डाकू बोला, सरदार, शाही फौज के सिपाही हमें बादशाह के पास ले जा रहे थे। रास्ते में हमने उन सिपाहियों को गाफिल पाकर हमला कर दिया। बेशुमार सिपाहियों को जान से मार डाला। जो बच रहे वो भाग गए। हमारे कुछ साथी इस हंगामे में हमसे बिछड़ गए। हम कई दिन एक गार में छुपे रहे। जब देखा कि खतरा टल गया है तो हम आपके पास चले आए। दूसरा डाकू बोला, सरदार, रास्ते में हमें चंद जोहरी भी मिले थे जो बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरात मोती बेचने जा रहे थे। उन लोगों ने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो। हमने उन्हें बताया था कि हम मोतियों के सौदागर हैं, बादशाह की खिदमत में मोती फरोख्त करने जा रहे हैं। सौदागरों ने कहा, तुम भी हमारे साथ ही चलो ताकि हम सब इकट्ठे बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरात और मोती पेश करके इनामो इकराम हासिल करें। हमने उन्हें कहा, हमें चंद साथियों का इंतजार है, वो भी हमसे आ मिलें तो हम शाही दरबार में पहुंच जाएंगे। सौदागर आगे बढ़े तो हम इधर आ गए। हमारा मशवरा है कि आप और हम सब सौदागरों के भेस में बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर मोती पेश करके बादशाह से मालो दौलत हासिल करें। सुना है कि बादशाह को मोती जमा करने का बहुत शौक है। इस तरह हम बादशाह के हाथ मोती फरोख्त करके तमाम उम्र ऐश से जिंदगी बसर कर सकते हैं। सौदागरों ने बादशाह को हमारे आने की इत्तला जरूर दी होगी। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। सरदार थोड़ी देर तक सोचता रहा। सरदार को सोच में डूबा देखकर उसका एक साथी बोला, सरदार, क्या सोच रहे हो? सरदार बोला, मैं ये सोच रहा था कि कहीं बादशाह अपने मोती पहचान ना ले। सरदार का साथी बोला, सरदार, बादशाहों को मोतियों की क्या पहचान? मोती तो सब एक जैसे होते हैं। मोतियों पर बादशाह का नाम तो कंधा नहीं होता जिससे हमें पकड़े जाने का डर हो। जब सब सौदागर हीरे जवाहरात पेश करेंगे तो हम भी अपने मोती पेश कर देंगे। सरदार बोला, हमें बादशाह के दरबार में जाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, कहीं मोतियों के साथ हम भी धर न लिए जाएं। एक डाकू बोला, हमने तो शाही खजाने पर डाका नहीं डाला था, फिर बादशाह हम पर कैसे शुबा कर सकता है? सरदार बोला, मेरे दिल में ये ख्याल आया था, मैंने तुम्हें बता दिया है। सरदार के साथी बोले, सरदार, इन मोतियों को बादशाह के हाथ बेचकर हम सचमुच तजारत करेंगे, ये चोरी डाके डालना छोड़ देंगे। सरदार खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छी तजवीज पेश की है। हम कल सुबह सौदागरों के भेस में बादशाह के दरबार में जा पहुंचेंगे। दूसरे दिन डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ सौदागरों के भेस में बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। वहां पहले ही हीरे जवाहरात के सौदागर बैठे थे। बादशाह ने एक डाकू से पूछा, तुम लोगों के पास क्या है? डाकू मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, हम सब मोतियों के सौदागर हैं और ये हमारे सरदार हैं। बादशाह डाकू का मतलब समझ गया और डाकुओं के सरदार से पूछा, सौदागर, तुम्हारे पास कितने मोती हैं? डाकुओं के सरदार ने कहा, जहां पनाह, हम मोतियों के सौदागर हैं। हमारे पास 4 घोड़ों पर मोती लदे हुए हैं। इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं? बादशाह ने कहा, इजाजत है। अगर मोती हमें पसंद आ गए तो हम तुम्हें मोतियों के मुंह मांगे दाम देकर तुम्हारे सारे मोती खरीद लेंगे। डाकुओं के सरदार ने खुश होकर अपने एक साथी से कहा, घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतार कर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करो। सरदार का साथी घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतार कर लाया और बादशाह के सामने पेश कर दी। वजीर दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वो इशारों इशारों में सरदार से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सरदार बादशाह को बेवकूफ बनाकर दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने वजीर की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जहमत गवारा ना की। बादशाह और साबिर वजीर की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन बादशाह अनजान बना रहा। साबिर ने भी वजीर की तरफ तवज्जो न दी। बादशाह ने शाही फौज के एक सिपाही से कहा, इन मोतियों को थैलियों में से निकाल कर हमारे सामने ढेर कर दो। सिपाही थैलियों में से मोती निकाल कर बादशाह के सामने ढेर करने लगा। जब सब थैलियां खाली हो गईं तो बादशाह ने कहा, मोती इतने ही हैं या और भी तुम्हारे पास हैं? सरदार बोला, जहां पना, मोती तो हमारे पास बहुत थे लेकिन चोरी हो गए। बादशाह हंसकर बोला, खूब, तो तुम लोगों से भी ज्यादा कोई बड़ा चोर हमारी सल्तनत में मौजूद है। सरदार चौंक कर बोला, जहां पना, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमारा चोरों से क्या वास्ता? हम तो मुल्क खुरासान के रहने वाले हैं। मुल्क मुल्क घूम फिर कर मोतियों की तिजारत करते हैं। बादशाह गुस्से से बोला, ये क्यों नहीं कहते
کہ हम मुल्क मुल्क के खजानों को लूट कर अपना घर भरते हैं। सरदार ने अपने साथी से कहा, बादशाह को हमारी असलियत का पता चल चुका है, अब यहाँ से भाग निकलना भी मुश्किल नजर आता है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहाँ लाए थे वो हमारे दुश्मन मालूम होते हैं, उन्हीं लोगों ने हमें धोखे से यहाँ लाकर फंसा दिया है। बादशाह गरज कर बोला, डाकुओं के सरदार, हमारे खजाने से जितने मोती तुमने चुराए हैं वो हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को फांसी पर लटका देंगे। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पनाह, आपको हमारी असलियत का पता चल चुका है, आप हमें जो चाहे सजा दें। जितने मोती हमारे पास थे वो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको हमारे मुतल्लिक किसने बताया? बादशाह ने साबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम लोगों के मुतल्लिक बताया था, और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार करके लाने वाला लड़का भी यही है। इसके बाद तुम्हें यहाँ तुम्हारे साथी ले आए, जिनको तुमने गलत रास्ते पर डाला था। ये गरीब थे, उन्हें तुमने दौलत का लालच देकर डाकू बनने पर मजबूर किया। जब हमने उन्हें मुआफ कर दिया और उन्हें अपनी फौज में मुलाजिम रख लिया, तो उन लोगों ने तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करा दिया। सरदार बोला, जहां बना, मैंने वाकई बहुत बुरा काम किया है, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह बोला, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सरदार बोला, इसके साथ साथ मेरी एक दरख्वास्त है कि आप हमें आपके खजाने से मोती चुराने की तरगीब देने वाले को भी फांसी पर लटका दीजिए। वजीर घबरा कर बोला, डाकुओं का सरदार अपनी जान जाती देखकर दूसरों को अपना साथी बनाना चाहता है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, हमें डाकुओं के साथी का इल्म है, जब हम चाहेंगे उसे फांसी पर लटका देंगे। साबिर बोला, जहां पनाह, चंद महीने पहले मैं इन डाकुओं के गार से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था, वो मैं आपकी खिदमत में पहुंचा दूंगा, लेकिन वो मोती जो मेरा दोस्त परिंदा लाता रहा वो मेरे बाबा ने जौहरियों के हाथ बेच दिए हैं। उन मोतियों से जो दौलत हासिल हुई वो हमने अपने लिए और गांव वालों की बेहतरी के लिए खर्च की। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पनाह, ये लड़का भी मुजरिम है, इसे भी मेरे साथ फांसी पर लटका दीजिए। इसने आपके मोती फरोख्त करके अपनी जात पर खर्च किए हैं। साबिर बोला, जहां पनाह, मुझे अगर ये मालूम होता कि वो मोती शाही खजाने से चुराए गए हैं तो मैं उन्हें फरोख्त करने की जुर्रत ना करता। मुझे तो मेरे एक बेज़बान मेहरबान दोस्त ने वो मोती दिए थे, जिनके मुतालिक मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। वजीर गुस्से से बोला, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। साबिर बोला, वजीर साहब, कौन किसको बेवकूफ़ बनाता रहा है ये बादशाह सलामत बखूबी जानते हैं। आप इस मामले में खामोश रहें, इसी में आपकी बेहतरी है। वजीर चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तू अपनी चर्ब ज़बानी से बादशाह सलामत को धोखा नहीं दे सकता। तूने शाही मोती फरोख्त करने की जुर्रत कैसे की? साबिर बोला, जहां पनाह, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने वो मोती फरोख्त किए हैं। मोतियों से हासिल होने वाली दौलत से हमारी गरीबी का खात्मा हुआ है, लेकिन मेरे बाबा ने तमाम दौलत अपनी जात पर खर्च नहीं की। वजीर डांट कर बोला, तो क्या वो दौलत तुमने बतौर नजराना बादशाह सलामत को पेश की है, जिस पर तुम फख्र कर सकते हो? साबिर बोला, जहां पनाह, जिस गांव में हम रहते हैं वो बहुत ही गरीब लोगों का गांव था। लोगों के पास ना तो अपने लिए मकान थे, ना पहनने के लिए कपड़े। दिन भर में एक मर्तबा रूखी सूखी खाकर अपना पेट पालते थे। जब मेरे बाबा के हाथ दौलत लगी तो उन्होंने अपने साथ साथ तमाम गांव वालों की किस्मत भी बदल दी। आप मेरे गांव चलकर देख लीजिए कि आपकी सल्तनत में इससे ज्यादा खूबसूरत गांव और कोई नहीं होगा। मेरे बाबा ने गांव के तमाम कच्चे मकानात मिसमार करके खूबसूरत पक्के मकान बनवाए, गांव वालों के लिए स्कूल तामीर कराया, शिफा खाना बनवाया, गांव के तमाम लोगों को काश्त के लिए मुफ्त ज़मीनें दी, जिसका नतीजा ये है कि आज उस गांव के लोग खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास पक्के मकान है, ज़मीन है, और ये सब कुछ आपकी दौलत से बनाया है। अगर आपकी दौलत हम सिर्फ अपने लिए खर्च करते तो भी गांव वाले हमें कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन हमने गांव वालों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। वजीर बोला, जहां पनाह, ये लड़का झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। इस दुनिया में मैंने तो कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपनी दौलत इस तरह लोगों में लौटा दे। किसी जमाने में अरब में एक शख्स हातम ताई जरूर था। ये लड़का बिल्कुल हातम ताई की तरह अपने और अपने बाप की सखावत की दास्तानें सुनाकर फांसी के फंदे से बच जाना चाहता है।
साबिर ने कहा, जहां पना, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठ की जो चाहे सजा दे, और अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए। बादशाह बोला, तुम्हारे सच और झूठ का किस तरह इम्तिहान लिया जाए? साबिर बोला, जहां पनाह को तकलीफ तो होगी, मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन जब आप मेरे गांव में पहुंचेंगे तो आप मुझे फांसी देने की बजाय मुझे और मेरे बूढ़े बाप को इनाम देंगे। मेरे बूढ़े बाप ने वो काम किया है जो आपकी हुकूमत को करना चाहिए था। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पनाह, इसकी शर्त मंजूर कर लीजिए। वजीर बोला, जहां पनाह, मुझे भी इस लड़के की बातों से झूठ की बू आती है। जो काम करने के दावे ये लड़का कर रहा है वो काम आज तक हमारी हुकूमत नहीं कर सकी। ये झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। आप इस चालाक और मक्कार लड़के की बातों में ना आइए। साबिर बोला, वजीर साहब, आप जैसे खुशामदी लोगों ने जहां पनाह को काम नहीं करने दिया। खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आपके मुल्क में रियाया भूखी मर रही है। बादशाह तो रियाया का बाप होता है। क्या आपने कभी रियाया की हालत से बादशाह सलामत को खबरदार किया है? वजीर घबरा कर बोला, तुम झूठ कहते हो। हमारे मुल्क की रियाया तो बहुत खुशहाल है। मैंने रियाया के लिए वो काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। साबिर हंसकर बोला, आपके कारनामों को इस मुल्क की रियाया कैसे भूल सकती है? आपके कारनामे यही हैं कि गरीब रियाया भूखी नंगी है, ना तो उसके पास खाने को कुछ है और ना पहनने को। मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, बादशाह सलामत की रियाया हूँ। मेरा और मेरे बाबा का भी यही हाल था। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बावजूद हमें रात को पेट भर कर रोटी नहीं मिलती थी। ना बदन पर कपड़े होते थे, ना रहने को ढंग का मकान था। फिर भी आप कह रहे हैं कि इस मुल्क की रियाया खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। बादशाह ने गुस्से से वजीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये लड़का सच बोल रहा है? वजीर ने खुशामदाना अंदाज में कहा, जहां पना, मुझे तो ये लड़का इंतहाई झूठा और मक्कार मालूम होता है। साबिर ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे सच और झूठ का फैसला आप खुद करें। मैं अगर झूठा हूँ तो फिर मुझे फांसी पर लटका दीजिए, और अगर मैं सच्चा हूँ तो खुदा के लिए उन खुशामदी और दगाबाज लोगों को अपने से दूर कर दीजिए जो आपको धोखा देकर आपकी रियाया का खून चूस रहे हैं, और आप महल में बैठे ये समझ रहे हैं कि आपके वजीर, आपके दरबारी आपके लिए, आपकी रियाया के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ये लोग आपके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं, ऐसे दुश्मन जो दोस्तों के रूप में होते हैं। बादशाह बोला, हम आज ही तुम्हारे गांव की तरफ रवाना होंगे। साबिर बोला, जब आप मेरे गांव की तरफ रवाना होंगे, रास्ते में आपको कई ऐसे गांव मिलेंगे जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। आपके वजीर ने आज तक आपको धोखा दिया, आपको धोखे में रखा, आपको गलत मशवरे देता रहा। यकायक डाकुओं का सरदार बोला, जहां पना, हमें खजाना लूटने का मशवरा भी इसी शख्स ने दिया था। वजीर घबरा कर बोला, बादशाह सलामत, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नुकसान पहुंचे, रियाया को नुकसान पहुंचे। साबिर मुस्कुराकर बोला, अगर मैंने या डाकुओं के सरदार ने आपके खिलाफ साजिश की है तो इसका पता चल जाएगा। बादशाह सलामत जो सजा चाहें हमें दे सकते हैं। बादशाह बोला, अगर वजीर ने हमें धोखा दिया है तो हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर साबिर और डाकुओं के सरदार ने हमारे और वजीर के खिलाफ साजिश की है हम उन्हें भी मुआफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वजीर के होश उड़ गए। बादशाह ने शाही फौज के सिपा सालार से कहा, फौज का एक दस्ता भी हमारे साथ किया जाएगा। जब तक हम अपनी रियाया को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, वजीर, डाकुओं का सरदार और ये लड़का शाही फौज की कैद में रहेगा। बादशाह अपनी फौज और दरबारियों के साथ साबिर का गांव देखने के लिए रवाना हुआ। शहर से निकलकर जब बादशाह एक गांव में पहुंचा तो उसने अपनी रियाया को खेतों में काम करते देखा, जिनके जिस्मों पर फटे पुराने कपड़े थे, जिनके चेहरे भूख से सूखे हुए थे। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब छोटे छोटे कच्चे मकान थे। जब रियाया को पता चला कि उनका बादशाह गांव में आया है तो वो हैरान रह गई। रियाया दौड़कर बादशाह को देखने के लिए जमा हो गई। बादशाह अपनी गरीब रियाया की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने एक गरीब किसान से पूछा, क्यों बाबा, तुम्हारा क्या हाल है? किसान ने कहा, जहां पना, हम गरीबों का हाल क्या पूछते हो? दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन पेट भर कर रोटी नसीब नहीं होती। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने और अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। हमारे मकान ऐसे हैं जैसे जानवरों के डरबे। खुदा का शुक्र है कि आज आपको अपनी रियाया का ख्याल आया। हम तो आज तक वजीर ही को अपना बादशाह समझते रहे, क्योंकि इस मुल्क पर उसी का हुक्म चलता है।
बादशाह ने वजीर को मुखातिब करके कहा, क्यों वजीर साहब, आप तो कहते थे हमारी रियाया बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। आपने इस मुल्क और इस मुल्क की रियाया के लिए बहुत काम किए हैं। इस मुल्क में कोई गरीब नहीं। तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? हमें बेवकूफ क्यों बनाते रहे? वजीर मारे खौफ के कांपने लगा। बादशाह चिल्लाकर बोला, वजीर, तुमने हमारी रियाया पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हम पर जुल्म किया है, और हम तुम्हें इस जुल्म की सजा जरूर देंगे। बादशाह ने एक गरीब किसान को अपने करीब बुलाकर कहा, कोड़ा थामो और इस शख्स को बारी बारी गांव के तमाम लोगों से कोड़े लगवाओ। गरीब किसान हाथ में कोड़ा लिए खड़ा रहा। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, हमारे हुक्म की तामील की जाए। बस्ती के तमाम लोगों ने बारी बारी वजीर को कोड़े मारे। वजीर कोड़े खाकर बेहोश हो गया। बादशाह ने खजांची को बुलाकर कहा, इस गांव के लोगों को पक्के मकान बनाने, कपड़े और जमीनें खरीदने के लिए 100 अशरफियां दी जाएं। फिर बादशाह ने गांव के लोगों से कहा, अगर और जरूरत पड़ जाए तो तुम सीधे हमारे पास चले आना, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। गांव के गरीब लोग बादशाह का फैसला सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी से नारे लगाने लगे। बादशाह गांव वालों को तसल्ली देकर आगे चल दिया। जब बादशाह किसी दूसरे गांव से गुजरता, उसे वहां भूखे और नंगे लोग नजर आते। बादशाह उन लोगों को देखकर इंतहाई गुस्से में गांव वालों से वजीर को कोड़े लगवाता और उन्हें दौलत देकर आगे बढ़ जाता। वजीर का कोड़े खा खा कर बुरा हाल था। बादशाह ने शाही हकीम से कहा कि वजीर का ख्याल रखे, ये मरने ना पाए। अभी हमने इसे सजा नहीं दी। हमें अब यकीन हो गया है कि शाही खजाने को लूटने वाला यही शख्स है। शाही हकीम वजीर के जख्मों को ठीक करता, लेकिन दूसरे गांव पहुंचकर फिर वजीर को इतने कोड़े लगते कि वजीर फिर मरने के करीब पहुंच जाता। जैसे जैसे साबिर का गांव करीब आ रहा था, साबिर इंतहाई खुश दिखाई दे रहा था और वजीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने अपनी मौत को करीब देखकर बादशाह से कहा, जहां अपना कोड़े खाते खाते मेरा बुरा हाल हो गया है। अब मुझ में कोड़े खाने की हिम्मत नहीं। बेहतर है कि आप मुझे तलवार के एक ही वार से खत्म कर दीजिए, ताकि मैं इत्मीनान से मर सकूं। बादशाह कह कहा लगाकर बोला, रियाया पर जुल्म करते हुए तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया? हमें धोखा देते हुए तुम्हें खौफ नहीं आया? हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सफर करते करते बादशाह जब खुशहाल नगर के करीब पहुंचा तो दूर ही से साफ सुथरे मकानात और अच्छे लिबास पहने लोगों को देखकर पूछा, ये कौन सा गांव है? हमने आज तक अपनी सल्तनत में इतना खूबसूरत गांव नहीं देखा। इस गांव के लोग बहुत मालदार मालूम होते हैं। साबिर ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना ये मेरा गांव खुशहाल नगर है, जिसके मुतालिक मैं पहले ही सब कुछ अर्ज कर चुका हूँ। आपका वजीर और डाकुओं का सरदार मुझे झूठा मक्कार कह रहे थे। आप खुद अंदाजा लगा लें, मैंने आपसे झूठ कहा था या सच अर्ज किया था। गांव में घूम फिरने के बाद मेरी किस्मत का फैसला कर दीजिए। मैं आपके हर फैसले को हंसते हुए कबूल करूंगा। जब बादशाह गांव में दाखिल हुआ तो गांव के लोगों ने बादशाह का शानदार इस्तकबाल किया। गांव के स्कूल में इसी वक्त छुट्टी हुई थी। बच्चे अपना अपना बस्ता उठाए स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे। बादशाह खुश होकर बोला, क्या इस गांव में स्कूल भी है? साबिर बोला, जहां पना इस गांव में स्कूल भी है और शिफा खाना भी। यहाँ खेलने के लिए मैदान भी हैं। साबिर बादशाह को लिए गांव में पहुंचा। बादशाह मकानात देखकर बहुत खुश हुआ। एक ही तर्ज के खूबसूरत मकानात देखकर बादशाह बोला, साबिर, तुमने ठीक ही कहा था कि जो काम हमें और हमारी हुकूमत को करना चाहिए था वो तुमने किया है। गांव के लोग साफ सुथरे कपड़े पहने इधर उधर घूम फिर रहे थे। साबिर ने बादशाह को तफसील से मकानात, शिफा खाना दिखाया। फिर बादशाह को लिए गांव के स्कूल में गया। जब बादशाह ने स्कूल की खूबसूरत इमारत देखी, खूबसूरत बच्चों को मैदान में खेलते कूदते देखा तो बहुत खुश हुआ और इंतहाई मुसरत के साथ बोला, ऐ नौजवान, हम तुम्हारे बाबा के कारनामे से बहुत खुश हैं। डाकुओं का सरदार बादशाह के कदमों पर गिरकर बोला, जहां पना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़के को धोखेबाज और मक्कार समझता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं यही समझ रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है। मैं वजीर को बचाना चाहता था क्योंकि उसने शाही खजाना लूटने में मदद दी थी। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर जहां पना मेरी जान बख्श दें तो तमाम उम्र मैं इस मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। मैं इमारत बनाने का माहिर हूँ। इसी वजीर ने मुझे डाके डालकर ऐश करने की आदत डाली थी। मैं इस मुल्क की रियाया के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। बादशाह ने साबिर की तरफ देखा। साबिर ने बादशाह से कहा, जहां पना, इंसान पैदाइशी चोर या डाकू नहीं होता। ये तो बुरी सोहबत और
बुरे माहौल का नतीजा होता है। आप सरदार को माफ कर दें, हो सकता है वो नेक बनकर इस मुल्क की खिदमत कर सके। बादशाह बोला, बुरे आदमी से नेकी की तवक्को रखना गलती है। साबिर हंसकर बोला, जहां पनाह, अगर एक नेक आदमी बुरा बन सकता है तो एक बुरा आदमी अच्छा क्यों नहीं बन सकता? अगर आप सरदार को फांसी पर लटका देंगे तो एक बुरा आदमी जरूर मर जाएगा, लेकिन इससे लोगों को कोई सबक नहीं मिलेगा। अगर आप एक बुरे आदमी को माफ कर देंगे तो लोग यही कहेंगे कि एक बुरा आदमी भी नेक बन गया है, लोग उसकी मिसालें देंगे। बादशाह ने कहा, साबिर तुम बहुत अक्लमंद हो, हमें तुम्हारा मशवरा पसंद आया। अगर मेरे मुल्क में तुम जैसे अक्लमंद और लोगों का दर्द रखने वाले नौजवान पैदा हो जाएं, तो फिर इस मुल्क में कोई बुरा आदमी नहीं रहेगा, सब लोग अच्छे होंगे। बादशाह ने सरदार से मुखातिब होकर कहा, हम अपने नौजवान दोस्त की सिफारिश पर तुम्हें मुआफ करते हैं। सरदार को माफी मिलते ही वजीर ने रोते हुए कहा, जहां पना, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आइंदा तमाम उम्र नहायत ईमानदारी के साथ रियाया की खिदमत करता रहूंगा। बादशाह ने वजीर को गुस्से से देखते हुए कहा, डाकुओं के सरदार ने सिर्फ हमारे खजाने पर डाका डाला था, लेकिन तुमने पूरे मुल्क की रियाया को लूटा है। तुम्हारा जुर्म इस काबिल नहीं कि तुम्हें मुआफी दी जाए। हम तुम्हें मुआफ नहीं करेंगे। तुम्हारा कसूर इस सरदार से बहुत ज्यादा है। वजीर गिड़गिड़ाकर बोला, जहां पनाह, मुझे मेरे कसूर की सजा मिल चुकी है। मुझे इतने कोड़े लगे हैं कि मैं जिंदगी भर उन कोड़ों का दर्द महसूस करता रहूंगा। साबिर अदब से बोला, जहां पनाह, मुझे आपके मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन वजीर की हालत देखते हुए आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप इसे भी माफ कर दीजिए। बादशाह बोला, हम सारी दुनिया का कसूर माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गद्दार वजीर का नहीं। वजीर ने रोते हुए बादशाह के पैर पकड़ लिए और बादशाह से रहम की भीख मांगने लगा। साबिर ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, जहां पना, अगर मेरी जान बख्शी की जाए तो मैं एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं, तुम्हें बात करने नहीं, हमें मशवरा देने की इजाजत है। साबिर बोला, जहां पना, अगर वजीर ने आपके साथ गद्दारी की, आपको रियाया के मुतालिक कुछ नहीं बताया, तो ये इसकी गलती है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। आप इस मुल्क के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत इसलिए नहीं दी कि आप अपने महल में रहकर सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। आपका फर्ज था कि आप भी हमारे मुसलमान बादशाहों की तरह रातों को महल से निकलकर अपनी रियाया का हाल मालूम करते, रियाया के दुख दर्द से वाकिफ होते। वजीर को आपकी रियाया से क्या हमदर्दी हो सकती है? वो तो वजीर रहने के लिए सिर्फ आपको खुश रखने की कोशिश में मसरूफ रहा ताकि आप उससे खुश रहें। अगर आप वजीर की बातों की तस्दीक करते तो आज आपकी रियाया का ये हाल ना होता। बादशाह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर शाही फौज के एक अफसर से कहा, कोड़ा ले आओ। बादशाह का ये हुक्म सुनकर वजीर, साबिर, खुशहाल और सरदार सब डर गए। सबका ये ख्याल था कि बादशाह फौज के अफसर को हुक्म देगा कि इस गुस्ताख लड़के को इतने कोड़े मारे जाएं कि ये दोबारा गुस्ताखी ना कर सके। लेकिन जब फौज का अफसर कोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि तुम मेरी पीठ पर इतने ही कोड़े मारो जितने तुमने अब तक वजीर को मारे हैं। हमारा दोस्त ठीक कहता है कि हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं, बल्कि मेरा जुर्म वजीर के जुर्म से ज्यादा संगीन है। बादशाह का हुक्म सुनकर सब हैरान रह गए। खुशी से सबकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह चिल्लाया, हुक्म की तामील हो। फौज का अफसर बादशाह पर कोड़े बरसाने लगा। जब कोड़े बरसाकर रुक गया तो बादशाह ने साबिर से कहा, मेरे नौजवान दोस्त, अब तो तुम खुश हो। साबिर बोला, बादशाह सलामत, जिस मुल्क में आप जैसा इंसाफ पसंद बादशाह मौजूद हो, उस मुल्क की किस्मत पर दुनिया के लोग फख्र करेंगे। बादशाह ने वजीर का कसूर तो मुआफ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ये ऐलान किया कि आज से हमारा वजीर हमारा नौजवान दोस्त साबिर होगा। खुशहाल, सरदार और साबिर इस ऐलान पर हैरान रह गए। साबिर ने अदब से कहा, जहां पनाह, मैं इस काबिल नहीं कि इस मुल्क की रियाया की खिदमत कर सकूं। बादशाह बोला, ये तो हम जानते हैं कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। तुम्हें हमारा वजीर बनना पड़ेगा। अब तुम अपने गांव की खिदमत के साथ साथ पूरे मुल्क की खिदमत करोगे। साबिर बोला, जहां पनाह, अगर आपका हुक्म है तो मैं इस हुक्म की तामील करूंगा। इस मुल्क की रियाया की खिदमत करके मुझे खुशी होगी, लेकिन वजीर बनने से पहले मेरी चंद शर्तें हैं। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हों तो मैं आपकी और आपके मुल्क की खिदमत करूंगा, वरना मुझे मुआफ कर दीजिए। साबिर की बात सुनकर बादशाह
मुस्कुराता हुआ बोला, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहते हैं। साबिर बोला, शाही खजाने में जितनी दौलत जमा है ये आपकी दौलत नहीं होगी, ये तमाम दौलत रियाया की होगी। ये दौलत रियाया की भलाई के लिए खर्च होगी। मैं रियाया की भलाई के लिए जो भी काम करूंगा आपको उसकी मंजूरी देना होगी। बादशाह बोला, पहले शाही खजाने में जमाशुदा दौलत हमारी थी, लेकिन आज से वो दौलत रियाया की होगी। तुम्हारी इस शर्त से पहले ही हमने फैसला कर लिया था कि हम अब महल में बैठे नहीं रहेंगे, रियाया की खिदमत करेंगे। तुम्हें रियाया की भलाई के लिए हर काम करने का इख्तियार होगा, हमारी मंजूरी की भी जरूरत नहीं। साबिर बोला, आज से इस मुल्क में तमाम परिंदों, चरिंदों, दरिंदों के शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। एक परिंदे ने नेकी का मुझे इतना बड़ा सिला दिया कि मैं एक मामूली किसान से इस मुल्क का वजीर बन गया। मैं इन बेज़बान परिंदों, चरिंदों, दरिंदों का खून होता नहीं देख सकता। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, कैद खाने में जितने लोग कैद की सजा भुगत रहे हैं उन्हें भी आज़ाद कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी गलतियों से तौबा करके इस मुल्क की खिदमत कर सकें। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, मेरी आखिरी शर्त यह है कि मैं ना तो महल में रहूंगा और ना शाही खजाने से तनख्वाह लूंगा, बल्कि अपने घर रहूंगा और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है इसी पर गुजारा करूंगा। शाही खजाने पर मैं बार नहीं बनना चाहता, रियाया के खून पसीने की कमाई से ऐश नहीं करना चाहता। बादशाह बोला, ये शर्त हमें मंजूर नहीं, हमने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं। हम ये शर्त भी मंजूर कर लेते, लेकिन इसमें यह खराबी है कि अगर तुम वजीर बनकर भी अपने गांव में रहे तो फिर हम तुमसे किस तरह मशवरा करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे करीब रहो और अपनी मेहनत का मुआवजा लो। मेहनत का मुआवजा नहीं लोगे तो हमें तकलीफ होगी। सरदार खुशहाल और वजीर ने कहा, साबिर, आपको जहां पनाह की तजवीज़ मान लेनी चाहिए। साबिर बोला, जहां पनाह की अगर यही ख्वाहिश है तो मुझे जहां पनाह की तजवीज़ मंजूर है, लेकिन मैं अपनी मेहनत का मुआवजा सिर्फ इतना ही लूंगा जितनी मुझे ज़रूरत होगी। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। खुशहाल के गांव के लोग साबिर के वजीर बनने की खुशी में कई दिनों तक खुशहाल नगर में जश्न मनाते रहे। साबिर ने वजीर बनने के बाद अपनी माँ से कहा, माँ, ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। साबिर की माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि नेकी रायगा नहीं जाती। तुमने एक मासूम परिंदे के साथ नेकी की थी और अल्लाह ताला ने तुम्हें उसका फल दिया है। आज तुम इस मुल्क के वजीर हो। साबिर बोला, माँ, मुझे वजीर बनने की कोई खुशी नहीं। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि पहले मैं अपने गांव के लोगों की खिदमत करता था और अब पूरे मुल्क की खिदमत करूंगा। साबिर अपने बूढ़े वालिदैन के साथ शहर आकर शाही महल के बराबर वजीर के महल में रहने लगा। साबिर ने वजीर बनते ही ऐसे काम किए कि रियाया देखते ही देखते खुशहाल हो गई और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के बादशाह इस मुल्क को देखने के लिए आने लगे। कहते हैं कि साबिर ने बादशाह और रियाया के दरमियान जो फासले थे वो ख़त्म कर दिए। बादशाह साबिर के इस कारनामे से इतना खुश हुआ कि उसने साबिर को अपना वली अहद भी मुकर्रर कर दिया। साबिर के वली अहद मुकर्रर होने पर साबिर के माँ बाप से ज़्यादा रियाया खुश थी, क्योंकि साबिर ने रियाया की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। रियाया साबिर को अपना दोस्त और हमदर्द समझती थी।